लेट्स बिगिन विद मार्केटिंग गाइस। तो यार हम लोग अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं बिजनेस पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार मार्केटिंग। तो यार मार्केटिंग अभी आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट है आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप जो भी चलाओ उस पर प्रोडक्ट के एड आपको दिखेंगे, तो वो भी क्या है, इन शॉर्ट एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले मैं वो लिखवा देता हूं। हम जब अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का, तो कॉन्सेप्ट में हम क्या 4 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली मार्केटिंग का मीनिंग क्या है वो अपन लोग कवर करेंगे। जैसे ही हमारा मार्केटिंग का मीनिंग कवर होगा, हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे और सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि मार्केटिंग जो है इसके फीचर्स क्या हैं, एंड फीचर्स खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे कि भैया ये जो मार्केटिंग है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये 3 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, मतलब पहले अपन ये 2 पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे के पॉइंट्स की बात करेंगे और ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज की। किसकी बात करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलॉसफीज की हम लोग बात करेंगे। आ रहा सुन में? तो हम पहले ये 2 पॉइंट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमने हमारी लिस्ट में बनाया, पहले हम पहला पॉइंट कवर करते हैं, दैट इज मीनिंग। तो यार जब मैं मीनिंग की बात करता हूं तो ये मीनिंग है क्या, मतलब मार्केटिंग जो है वो है क्या। तो मैंने कहा यार इसको आपको 2 एंगल से समझना पड़ेगा। यार आज से 70-80 साल पहले जो मार्केटिंग होगा और आज की डेट में जो मार्केटिंग होगा, दोनों में 100% डिफरेंस रहेगा, राइट। तो ट्रेडिशनली हम लोग जब मार्केटिंग की बात करते थे पहले, तो ट्रेडिशनली जब हम मार्केटिंग की बात करते थे तो वो मार्केटिंग एक डिफरेंट होता था यार। अब क्या डिफरेंट होता था अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच में अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अपन दोनों को समझते हैं आखिरकार ये क्या है। आपको ये तो क्लियर है कि यार जब भी कोई गुड्स बनाता है हम उस बंदे को प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उस बंदे को? प्रोड्यूसर। जब भी गुड्स बना रहे होते हैं वो आदमी प्रोड्यूसर होता है और अल्टीमेटली उसका टारगेट होता है कि वो कंज्यूमर तक अपने गुड्स पहुंचा दे। कहां तक अपने गुड्स पहुंचा दे बच्चों, प्यारे लाडलो, कहां तक अपने गुड्स पहुंचा दे? वो पहुंचा दे कंज्यूमर तक। तो यार उसका जो प्राइमरी टारगेट होता है ना, वो यही होता है कि भैया अपने गुड्स कहां पहुंचाए, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर अपने गुड्स कहां पहुंचाए, कंज्यूमर। तो बेसिकली ऐसी सारी एक्टिविटीज, मतलब ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज, सारी बिजनेस एक्टिविटीज, आप समझो क्या बोला मैं, सारी बिजनेस एक्टिविटीज, सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो अल्टीमेटली डायरेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है क्या, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो डायरेक्ट कर रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हम कहते हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग है। समझे आप? अब देखो यार इससे बेटर दिमाग में कैसे सेट करवाऊं मैं कह रहा हूं प्रोड्यूसर से हर वो बिजनेस एक्टिविटीज अल्टीमेटली दैट इज डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, वो सारी एक्टिविटीज हम क्या कहते थे, मार्केटिंग है। आ रहा सुनने? बट नाउ बिकॉज सप्लाई इज बिकमिंग ह्यूमंगस नाउ, अब क्या हो रहा है, सप्लाई जब इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, एक से ना, सप्लाई जब इतने तरीके से बढ़ रही है, तो सप्लाई की जब हम बात कर रहे हैं इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, तो यार मार्केटिंग भी अब डेफिनेशन भी चेंज होगी। तो मार्केटिंग अब क्या हो गया, मार्केटिंग हैज बिकम अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग हैज बिकम व्हाट, अ सोशल प्रोसेस वेयर पीपल इंटरैक्ट। क्या बोला मैं, वेयर पीपल इंटरैक्ट, वहां पे लोग क्या करते हैं आपस में, सोशल प्रोसेस है और इंटरैक्ट करते हैं लोग, यहां पे पीपल इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरैक्शन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो रहेगा। इनका ऑब्जेक्टिव है कि यार सामने वाले को परसुएड करना, सामने वाले को क्या करना, परसुएड करना, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। क्या बोला, टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब यहां पे अब वो पहले जैसा नहीं है कि आपने ठीक है यार ये एक्टिविटी ऐसे करोगे तो माल चले जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा।
यार अब इट्स अ सोशल प्रोसेस वेयर पीपल आर इंटरेक्टिंग। आप देखो ना सोशल मीडिया पे भी लोग आके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के एक्स वाई जेड के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में लोग कन्विंस्ड हो रहे हैं, परसुएड हो रहे हैं कि यार हम ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे परसुएड कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस परसुएड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सामने वाले को प्रोडक्ट को हमें सेल करना, सामने वाले को मजबूर करना कि वो खरीद ले। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनो ना, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, नॉट फोर्सिंग, मतलब यू डोंट वांट टू फोर्स द पीपल, अल्टीमेटली इट्स अ सोशल प्रोसेस वेयर यू इंटरेक्ट। आरस में मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक सोशल प्रोसेस है जहां लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एट द एंड एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है? कि भैया हम क्या करेंगे, हम गुड्स खरीद लेंगे। तो आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उसे सोशल इंटरेक्शन करके उसको कन्विंस कर रहे हो कि बॉस यार खरीद ले, तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मुझे बताओ ना, क्या आपको मार्केटिंग के मीनिंग में ये जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से मार्केटिंग का जो डेफिनेशन है, क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? अगर ये हो गया तो मेरी गारंटी है अगला पॉइंट भी आपको सेट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अब आप देखो, अगला पॉइंट है फीचर्स। अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फीचर्स। तो मैंने कहा अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, मार्केटिंग का फीचर अगर मैं बात करूं तो 4 फीचर्स है मार्केटिंग के। कितने फीचर्स है मार्केटिंग के? 4। आरस में 4 फीचर्स हैं जो अभी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहला है बेटा नीड्स एंड वांट। क्या है? नीड्स एंड वांट। आरस में अब आप देखो यार, नीड का मतलब आप ये समझो ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से बंदा डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है? डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, और अल्टीमेटली उसकी वजह से आगे जाके वो नाखुश हो रहा है, मतलब ही इज नॉट हैप्पी, ही इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मैं कह रहा हूं ये जो चीज होती है ना, इसको मैं कहता हूं ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये नीड है। मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वजह से सामने वाला बंदा ना डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, बंदा क्या अनहैप्पी फील कर रहा है। मैंने कहा वहीं पे अगर मैं वांट की बात करूं तो ये पोटेंशियल सेटिस्फायर होता है। पोटेंशियल सेटिस्फायर होता है ऑफ नीड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा यार, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, आप समझो। अब मैंने कहा अगर आपको मैं कहूं आपने सुबह से बिल्कुल नाश्ता नहीं किया है, और उसमें आपने कहा नहीं आज तो मार्केटिंग पहले खत्म करेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे, तो जब मार्केटिंग आप पढ़ रहे हो उस समय आपको यार भूख लग रही है, और भूख लगने की वजह से यू आर फीलिंग नॉट हैप्पी, यू आर डिससैटिस्फाइड। तो अगेन व्हाट इज द पोटेंशियल सेटिस्फायर? पोटेंशियल सेटिस्फायर में भी आपने कहा यार मुझे मसाला डोसा खाने का है, किसने कहा नहीं यार मुझे बर्गर खाने का है, किसने कहा मुझे गार्लिक ब्रेड खाने का है। तो अल्टीमेटली ये जो जिस चीज की वजह से आप डिससैटिस्फाइड हो रहे हो, उस चीज का जो सेटिस्फायर होता है उसको हम वांट कहते हैं। तो सर यहाँ पे हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे को ये क्या फीचर्स में मार्केटिंग के क्या है? यार आप मुझे बताओ ना, whenever you are thinking you want to market any product or service, you should know ना लोग किस वजह से डिससेटिस्फाइड है, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसके बेसिस पे तो आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो मार्केटर का जॉब यही होता है नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करना, सो दैट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मार्केट में आ पाए। एम आई मेकिंग सेंस? तो क्या नीड एंड वांट्स आपको क्लियर हो गया? अब मैंने कहा सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है? क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग बनाने का आर्स में क्या मार्केट ऑफरिंग बनाने का, मार्केट ऑफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दूं। आप समझो मार्केट ऑफरिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने यहां पे शैम्पू की बोतल आती है, लेट्स टेक एग्जांपल शैम्पू की बोतल आती है। अब वहीं आप देखोगे शैम्पू की बोतल आती है और शैम्पू के पाउच भी आते हैं। आर्स में छोटे छोटे सैशे आते हैं ना, वो पाउचेस आते हैं या बोतल आती है। अब आप देखो इंडिया में अगर कोई कंपनी आके कहे मैं तो सिर्फ बोतल ही बेचूंगी, सैशे नहीं बेचूंगी, वो छोटे छोटे पाउचेस एक एक 2-2 रुपए वाले, आपको लगता है वो सर्वाइव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट यार। इंडिया में ऑब्वियसली मिट्टी है, लोगों के बाल भी खराब होंगे, बट फिर भी वो लोग यार एक साथ एक 300-400 रुपए की बोतल नहीं खरीद सकते। मैं मेजोरिटी ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। 300-400 आपके लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए जो दिन में मजदूरी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसके बाद पैसा कमा के ला रहे हैं, वो लोग यार डायरेक्ट बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकते ना। ये तो एक लग्जरी टाइप हो गई कि अपने को बाल भी धोने हैं, चलो ऐसा नेसेसिटी भी मान सकते हो, आपके मेरे लिए नेसेसिटी हो गया,
बट आप समझो ना, पहले किसी के लिए रोटी कपड़ा मकान है, बट उसको अगर बोलो जिस दिन बाल में खुजली हो रही है उसको कहोगे यार 1 रुपए का सेशे लेने का है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? उसको कोई प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो आप देखो ना, अगर मार्केट ऑफरिंग में वो ये सब लोग क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब ये सारे ऑप्शंस लेके नहीं आएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता उनका प्रोडक्ट का जो सेल होगा वो इंपैक्ट होगा? 100% होगा यार। तो इसलिए whenever you are focusing on marketing ना, नीड्स एंड वांट्स के बाद आपको एक मार्केट ऑफर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आप ये देखते हो कि यार क्या क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट बनाओगे, क्या साइज का आप प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सी लोकेशन होगी जहां पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीजें आपके एक मार्केट ऑफरिंग में आ जाती है। क्या आ जाती है? मार्केट ऑफरिंग में। क्लैरिटी है? अब मार्केटर का जॉब होता है एक सॉलिड मार्केट ऑफरिंग बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है वो साला बाहर हो जाए उससे। क्लैरिटी है? चलिए थर्ड, मैंने कहा कस्टमर वैल्यू। क्या बोला मैं? अगला पॉइंट क्या है? कस्टमर वैल्यू। यार आप एक चीज बताओ मुझे, मान लो आपने मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिया। क्या बोला मैंने कहा आपने मार्केट में कस्टमर को प्रोडक्ट आपने अवेलेबल करा दिया। लेट्स से ये एक शॉप है, उस शॉप में आपका प्रोडक्ट पड़ा है यार, ये जो शॉप है उसमें आपका प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट या सर्विस है, और यहां पे ऑफर हो रही है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। अब मुझे बताओ, जब यहां पे कस्टमर आएगा आरस में, when will he make, when he will make, when he or she will buy, मतलब when he or she will make the buying decision। तो वो बाइंग डिसीजन कब लेगा? मतलब आप बताओ, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, वाई विल यू बाय द प्रोडक्ट यार? आप कोई प्रोडक्ट को क्यों खरीदोगे? मैंने कहा यार बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा तरीका है यार, हम लोग बाइंग डिसीजन तभी लेंगे जब हमको लगता है कि प्रोडक्ट में वैल्यू है। आ रहा समझ में? अरे यार कस्टमर के लिए जब भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा, कस्टमर के लिए कॉस्ट लग रही है। अब यार कस्टमर तो कॉस्ट तभी इनकर करेगा ना मेरे प्यारे लाडलों, जब कस्टमर को लगता है कि उसको कोई वैल्यू मिल रही है। तो मार्केटर का जॉब होता है कि व्हेन ही इज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, व्हेन ही इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, उसको ना कस्टमर को ये दिखाना रहता है और एक्चुअली इनकलकेट करना रहता है कि यस हमारे प्रोडक्ट में क्या है? वैल्यू है। तो मुझे बताओ ना, कितने फीचर्स कवर कर लिए हमने? 3 कर लिए, नीड्स एंड वांट्स, मार्केट ऑफरिंग एंड कस्टमर वैल्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्या बोला मैं? एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब ये एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या बात करता है यार? एक्सचेंज मैकेनिज्म मेरे प्यारे लाडलों, एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या बात करता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म ये कहता है कि यार गुड्स एक्सचेंज कैसे होंगे भैया? आप समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोला? ये कौन है? ये कस्टमर है। आप समझो ना एक्सचेंज मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा यहां पे ये फैक्ट्री बनी हुई है, आरस में ये फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है जहां पे सामान बन रहा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल नेशनल ने डिसाइड किया कि यहाँ पे भैया हम मैगी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैगी बनेगी, बट ये जो कस्टमर है ये तो पूरे वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में है। तो यार आपको ये भी तय करना पड़ेगा, कल को मान लो उसने ऐड देखा कि यार मैगी का एक ऐड है 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, हमें भी चाहिए। अब पता पड़ा वो मैगी लेने पड़ोस की दुकान पे गया, उसको मिला ही नहीं, उसको कहा ये तो फैक्ट्री में मिलेगी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा बहुत दूर, 400-500 किलोमीटर। डू यू रियली थिंक दैट आपका प्रोडक्ट बिकेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म सेट करना बहुत जरूरी होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म सेट करना बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये माल मिलेगा कैसे। यार एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए हमेशा देखो ये 2 पार्टीज ऐसे होना बहुत जरूरी है, और ये दोनों पार्टीज विलिंग होनी चाहिए कि यार हमें ट्रांजैक्शन करना है। एक और चीज, कोई कंपल्जन नहीं होना चाहिए, सबके पास एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए, और दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू का देने को तैयार होना चाहिए। ये मैगी देने को तैयार है, ये कस्टमर क्या देने को तैयार है? पैसा देने को तैयार है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए कि एक्सचेंज मैकेनिज्म बढ़िया होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो कोई भी कंपनी को आपने नीड्स वांट समझ ली, आपने मार्केट ऑफर सॉलिड बना दिया, कस्टमर के लिए वैल्यू बना दी, बट अब कस्टमर के साथ आप एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज ऑफ नो यूज। तो इसलिए जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, 4 फीचर्स हैं, कोई कोड कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली आप समझोगे, दिमाग में याद हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट रिविजन गेम। एम आई मेकिंग सेंस? 4 कौन से? नीड्स एंड वांट्स, मार्केट के लिए ऑफर, कस्टमर के लिए वैल्यू, एंड देन द लास्ट वन इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो है गाइज हमारा क्या? अब हमारा है फंक्शंस। क्या है अब हमारा?
फंक्शन। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में टोटल 12 फंक्शंस हैं यार। कितने फंक्शंस हैं? 12 फंक्शंस हैं। यहां पे टोटल अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की। ठीक है। सो टोटल अगर मैं बात करूं 12 फंक्शंस है मेरे पास यार। जब 12 फंक्शन है तो इन 12 फंक्शंस में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं, बट मैंने इसको लिस्ट बना रखी है यार। देखो मैं आपको दिमाग में ऐसा डाल दूंगा आप भूल ही नहीं पाओगे यार। तो मैंने इसको पता है क्या किया, मैंने इन 12 पॉइंट्स को पहले 3 पॉइंट में डाला। आरस में ये रिलेटेड है कि अभी तक ना कुछ भी ऐसा ज्यादा मतलब हम सिर्फ प्लानिंग पार्ट से रिलेटेड है। सेकंड वाले पार्ट में आप प्रोडक्ट बन गया, कैसा ब्रांड होगा, कैसे क्या होगा, वो सब डिस्कशन होगा। थर्ड, बनने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, बिकेगा नहीं तब तक कहां रहेगा, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चौथा, सब कुछ रेडी है भाई, अब माल बेचो और कस्टमर को कोई इशू आ रहा है उनको सॉर्ट आउट करो। कितने पार्ट है? मैंने 12 नहीं है, हमारे लिए कितने पार्ट है? सिर्फ 4। इन 4 में 12 आपको याद रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार याद ही नहीं रहता। यार आप समझते नहीं हो प्रोसेस, समझोगे नहीं तो आपको याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो अपन पहले वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले अगर कोई बंदा मार्केटर है और वो कह रहा है यार मार्केटिंग करने का है तो क्या फंक्शन होगा? सबसे पहले आपके पास मार्केटिंग की प्लानिंग आएगी। क्या आएगी? मार्केटिंग की प्लानिंग। एक पूरी की पूरी प्लानिंग आएगी यार। आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे करोगे, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की, उसका प्रमोशन कैसे करूंगा, ये सारा का सारा मुझे यहाँ पे कहां पे मिलेगा? मार्केटिंग की प्लानिंग में। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो मेरे पास अब आएगा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि यार मैं क्या करूंगा यहां पे, अब ना मार्केट में जो भी प्रोडक्ट, मतलब आप समझो ना, मैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को समझूंगा यार। कस्टमर की नीड समझूंगा, कहां कहां वो डिससेटिस्फाइड है, उसी बेसिस पे तो मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा यार। आप समझ रहे हो ना? ऐसा थोड़ी है कुछ भी बना के रख दिया कस्टमर ले लेगा, नहीं। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स समझनी है, उसके बेसिस पे मेरा प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद में मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगा। स्वॉट एनालिसिस मतलब एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस। ये जो स्वॉट में एस और डब्ल्यू है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस, वो इंटरनल होती है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बाहर होता है, मतलब मार्केट से आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या वहां से कोई थ्रेट आ रहा है क्या। तो when you are gathering and analyzing this market information, this is also part of marketing. If someone says I'm doing marketing, आपके पास भैया क्या आपने डेटा गैदर किया, क्या आपने एनालाइज किया? तो पहला मार्केटिंग प्लानिंग में हेल्प करता है, दूसरा गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, तीसरा है, अब मैंने कहा यहां पे अपने पास आया प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्या बोला मैं? प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्या आया? प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। यार बहुत सारे प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए चल जाते हैं, उनका डिजाइन बहुत सॉलिड होता है, उनका डेवलपमेंट इस तरह से किया जाता है कि कस्टमर यार उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आप जब मार्केटिंग का पहला वाला विंग है, जब आप पूरा प्लानिंग वाले फेज में हो ना, उसी फेज में आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का डिजाइन भी फाइनल करोगे, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा वो भी पूरा फाइनल करोगे। मुझे बताओ ना, क्या पहला प्लानिंग वाला पार्ट क्लियर है? बताओ ना कौन से 3 है? मार्केटिंग का प्लान किया, उसके बाद में गैदर किया, एनालाइज किया मार्केट का इंफॉर्मेशन जो कि कैसे होगा वो भी बता दिया, उसके बाद में हमें प्रोडक्ट का डिजाइन और मतलब डेवलपमेंट फाइनल करने का। ठीक है, अब हम अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में अब हमारे पास 4 है, दैट इज 4, 5, 6 एंड 7। क्या बोला मैं? 4, 5, 6 एंड 7 हमारे पास ये 4 है। अब मैं आपको क्या बोला, गौर से सुनना। मैंने कहा आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट सब फाइनल किया, नाउ यू फोकस आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ। क्या लेके आओ? स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ। अगर आप मुझे बताओ ना, स्टैंडर्डाइजेशन आपका नहीं होगा, स्टैंडर्डाइजेशन अगर आपका नहीं होगा तो क्या आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं खरीदेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप सेम टाइप का प्रोडक्ट, सेम मतलब आप एक स्टैंडर्ड ग्रेड फाइनल करो, सो दैट इफ समवन इज बाइंग योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, ऑटोमेटिकली उसको वो सेम फील आए। एम आई मेकिंग सेंस? क्लैरिटी है? मतलब सेम फील आए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसने एक बार आपका प्रोडक्ट यूज किया, अगली बार यूज किया, उसका दोनों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ आपको फोकस करना रहेगा ग्रेडिंग पे। किस पे फोकस करना है? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब यार आप देखो ना, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो अलग अलग वैरायटी टाइप ग्रेड में बिक रहा है ना। कोई मान लो लेट्स से कि शैम्पू आता है, अभी अपन ने शैम्पू का एग्जांपल लिया, कोई रफ हेयर्स के लिए आता है, कोई डेंड्रफ वाले के लिए आता है, कोई हेयर फॉल के लिए आता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में बांटा, सो दैट आप हर एक कस्टमर को टारगेट कर पाओ और अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर पाओ, फील दे पाओ कि बॉस हम तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करते हैं। मुझे बताओ ना, क्या स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया? पक्का? मैंने कहा आप सुनो, अब मैंने कहा इसके बाद अगला आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। क्या आता है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आ रहा समझ में? अब अपने गुड्स को आप पैकेज करो। सर पैकेज मतलब क्या होता है? अरे यार पैकेजिंग, और आप देखो ना चिप्स वगैरह होते हैं कितने बढ़िया अट्रैक्टिव है। पेपर बोट का वो जूस आता था, उसने पैकेज अलग बनाया। तो यार पैकेजिंग से भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो आप देखो ना, पैकेजिंग आपको बहुत सॉलिड करनी है। पैकेजिंग नॉट ओनली फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, वो तो है ही, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, साथ ही साथ पैकेजिंग आपके गुड्स को बचाता भी है। आप सोचना ट्रांसपोर्ट में सामान आ रहा है, खराब ना हो जाए, कस्टमर जब तक यूज नहीं कर रहा है तब तक खराब ना हो जाए। कस्टमर एक बार में तो सारा यूज नहीं कर लेगा, तो जब तक कस्टमर यूज नहीं कर लेता उसके पास भी सेफ रहना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें होती है, पैकेजिंग का इंपॉर्टेंट रोल है यार। लेबलिंग मतलब सरकार भी कहती है लेबल करो, बताओ कस्टमर्स को क्या क्या कैसे कैसे, वेज नॉन वेज का भी मार्क डालो। तो यार पैकेजिंग और लेबलिंग ये भी किसका फंक्शन है? मार्केटिंग। मार्केटिंग इस तरह से पैकेजिंग लेबलिंग डिजाइन करती है कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट को पुल अप करने में हेल्प करे। क्लैरिटी है? मैंने कहा उसके बाद नाउ यू ट्राई टू क्रिएट अ ब्रांड। नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग? यार एक मार्केट में कोई आदमी गया कि मुझे एक पेन लेने का है, वहीं एक बंदा गया मुझे पार्कर पेन लेने का है, तो पार्कर पेन ने अपनी क्या कर रखी है? ब्रांड बना रखी है। तो जब मार्केटिंग का काम होता है कि अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक ब्रांड बनाना, ताकि वो मार्केट से प्रोडक्ट कस्टमर के हाथों में जा पाए, या कस्टमर मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट ले पाए इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। बोलो दिमाग में गया कि नहीं गया? मुझे बताओ ना। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ग्रेडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, हमने क्या कर दिया? ब्रांडिंग कर दी। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी। क्या बोला? मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी? मुझे बताओ ना, क्या हमारे को ये चारों पॉइंट दिमाग में सेट हो गए? प्राइसिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा रख दी, कस्टमर खरीद नहीं पा रहा, क्या फायदा प्रोडक्ट बनाने का? कम रख दी, तुम नुकसान में जा रहे हो, कोई फायदा ही नहीं। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हेल्प करेंगे आपको प्रोडक्ट की प्राइस निकालने में। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर कोई मार्केटिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो भैया वो प्लानिंग पार्ट पे तीन चीजें कर रहे हैं, और उसके बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करते हैं, और पैकेजिंग और लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। किसका काम है? मार्केटिंग का फंक्शन है यार। किसका फंक्शन है? मार्केटिंग का। अब मैंने कहा सुनो ना, अब अगले वाले तीन देखो, 8, 9 और 10। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बन के देखो, यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनने वाले पार्ट से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, ये उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और प्राइसिंग से रिलेटेड है। अब मैंने कहा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, तो आप पहले ये डिसीजन लो ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। मतलब जब जरूरी थोड़ी है कि जहाँ फैक्ट्री में माल बन रहा है वहीं पे बिक जाएगा। माल तो आज जहाँ बना है यहाँ से फिजिकली गुड्स ट्रांसफर होंगे, तो आपके फिजिकल गुड्स ट्रांसफर कैसे होंगे? उसके बाद एक और पॉइंट जो इससे कनेक्टेड ही थोड़ा लगेगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक पॉइंट बताता हूँ तुम्हें, जो आगे चैप्टर में डिस्कस भी होगा, जिसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो आपने प्रोडक्ट बना दिया, क्या आप खुद डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे? बीच में होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, एजेंट होगा। जब आप वो सब डिसाइड कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, बट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स के अलावा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो जाती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। क्या बोला मैं? स्टोरेज स्लैश वेयर हाउसिंग। मतलब स्टोरेज, आप सामान को स्टोर कहां करोगे? अरे सर स्टोर क्यों करना है, माल तो बेचने का है। अरे यार आपने आज प्रोड्यूस किया, कस्टमर ने 5 दिन बाद खरीदा, तो 4 दिन तक कहीं तो रहेगा ना, उसको हम कहते हैं स्टोरेज या वेयर हाउसिंग। जब तक कस्टमर माल ले नहीं लेगा वो माल कहां पड़ा रहेगा? ये भी पूरा का पूरा किसका कॉल है? ये पूरा का पूरा कॉल है मार्केटिंग के फंक्शन का। भैया मार्केटिंग वाली टीम प्लान करेगी। आपने पहले प्लान किया, फिर आपने क्या किया? आपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये सारी चीजें डिसाइड करी, फिर आपने प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, माल बिकेगा नहीं तब तक कहां रहेगा, ये आपने डिसाइड किया। एंड लास्ट 2 बिल्कुल सिंपल से। अब भैया सब कुछ तैयार हो गया ना, तो अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को तो दो यार, प्रमोशन तो करो, तभी तो आपका माल बिकेगा। उसके बाद में आप कस्टमर को माल बेच दिए ना, अब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दो यार।
क्या दो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दो, ताकि कस्टमर को पता पड़े कि बॉस हमारे को अगर कोई कंप्लेन है तो कंपनी में है जो हमारी कोई सुनने वाला है, कोई है जो हम जिसको लेके जाएंगे ना वो हमें सॉल्यूशन देगा ही देगा। मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया मैं क्या बात कर रहा हूं? श्योर। तो एक बार ये 12 पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, 12 पॉइंट्स को ऐसे याद नहीं करने का, दिमाग में सेट रखने का। एग्जाम में याद कैसे आएगा? वैसे तो देखो 12 तो लिखने को आएंगे नहीं, बट कोई भी 6 भी आ गए तो याद रहने चाहिए। हमने इन 12 को कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। सबसे पहला प्लानिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग का क्या बनाओ। देखो यार ये शुरुआत वाले, मार्केटिंग का क्या बनाओ? प्लान बनाओ, गैदर करो, एनालाइज करो मार्केट का इन्फॉर्मेशन। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अब आपका थर्ड वाला पार्ट, आपका सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल करो, डेवलपमेंट फाइनल करो, सब हो गया ये। अब आते हैं अगले 4। अब प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करो। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग कर दी ना, पैकेजिंग लेबलिंग डिसाइड करो, ब्रांडिंग करो और उसकी प्राइसिंग डिसाइड करो। वो सब हो गया ना, माल बन के अब तैयार बैठा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो सब डिसाइड करो। आप ये देखो कि यार उसका स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, जब तक वो माल बिकेगा नहीं, वो जो टाइम गैप आ रहा है, माल कहाँ पड़ा रहेगा। और फाइनली आप प्रमोट करो यार, और माल बेचने के बाद कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज दो। आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा सेकंड पॉइंट पे। किस पे लेके चलता हूं? सेकंड। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था मार्केटिंग में, और उसमें हमने 3 चीजें कवर की। कितनी चीजें कवर करी? 3। कौन कौन सी? हमने मीनिंग कवर किया मार्केटिंग का दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल मॉडर्न। उसके बाद हमने कवर किया फीचर्स के, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आए, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या बात करता है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मेरी बात सुनो ना, मैं यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मार्केटिंग। अब मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ठीक है। अब मैं यहां पे आपको बता दूं, हम लोग बिल्कुल जो हमारे बुक में दे रखा है ना वही पूरा समझेंगे, और हम लोग बट एक एक पॉइंट को दिमाग में सेट करेंगे यार एग्जैक्टली क्या है। देखो मैंने कहा यहां पे सबसे पहले हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट, एक फिलॉसफी आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं उसे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताते हुए चलूंगा, साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूं, तो ऐसा ना कंफ्यूजन में मत आ जाना, ताकि अपना टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता था जब क्या होता था, मार्केट में सप्लायर नहीं है, बेचने वाले आदमी नहीं है, तो जितने लिमिटेड लोग थे जो धंधा कर रहे थे वो अपने आप को राजा समझते थे। वो कहते थे जो हम मार्केट में बनाएंगे वो बिक जाएगा, तो कस्टमर को क्या चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। तो यहां पे क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि आप क्या करो, जितना ज्यादा माल बना सको उतना क्या है आपके लिए बढ़िया है। ठीक है। तो अब हम जो बाइफर्केशन करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां पे होता है? आ रहा समझ में? स्टार्ट कहां पे होता है? मैं जब स्टार्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब लेट्स से ये फैक्ट्री में स्टार्ट होगा, या ये मार्केट से स्टार्ट होगा। क्या हम पहले कस्टमर से पास जाके समझेंगे कि उसको क्या चाहिए, या हमने जो सोच लिया हमने फैक्ट्री में बना लिया, बाद में कस्टमर को कह देंगे कि यार ये तू खरीद ले। तो मतलब हम बेसिकली किस तरह से, मतलब किस तरह से हम लोग इस पे ऑपरेट करेंगे, राइट? तो मैंने कहा ये स्टार्ट कहां होता है। दूसरा, इस पूरी चीज का फोकस कहां रहता है। उसके बाद ये जो फोकस है ये अचीव कैसे होगा, आ रहा समझे, और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो अपना प्रॉफिट गोल होता है वो हम कैसे अचीव करेंगे, मतलब कैसे क्या होगा, एंड में क्या मिलेगा हमें, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने कहा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यार आपका यहां पे मतलब है कि फैक्ट्री, क्या है यहाँ पे? फैक्ट्री। मतलब ये फैक्ट्री में होगा, आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स से अभी आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आपको बस पता है कि यार ये प्रोडक्ट की डिमांड आई जा रही है। अब आपका फोकस है फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाओ। यहां पे किस पे फोकस है? प्रोडक्शन बढ़ाओ। बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, सप्लायर है ही नहीं, माल अपने आप बिकता जाएगा। तो आपका बस टारगेट ये है कि माल बनाओ। और ये होगा कैसे? ये जो फोकस आपने करा ये फोकस अचीव कैसे होगा? तो मैंने कहा आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी लेके आनी, मतलब सब जगह आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, कस्टमर को खरीदना चाहे तो मिल जाए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अरे यार लोगों के पास जो आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट कर रहे हो, लोग क्योंकि जेब में उतना पैसा होना चाहिए उसके लिए, तो यू ओनली फोकस ऑन द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, सप्लाई लिमिटेड है, तो फैक्ट्री में ये स्टार्ट होता है, फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, मतलब आप प्रोडक्ट बनाते रहते हो,
आपका टारगेट है कि प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, अवेलेबल कराओ सब जगह, अफोर्डेबल बनाओ उसको, और अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट थ्रू, एंड में प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम। कैसे आएगा, प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा यहां पे प्रोडक्शन करते हुए जाओगे और आप कुछ भी नहीं करोगे। मुझे बताओ, आप सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने कहा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, पहले वाले कॉन्सेप्ट में मार्केट में सप्लायर नहीं थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास सप्लायर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे लोग एंट्री ले रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यार आप मुझे बताओ, ऑब्वियसली यहां पे भी प्रोडक्ट तो यहां पे बन ही गया, फैक्ट्री में ही स्टार्ट हो रही है सारी चीजें, अभी तक हम पहले कस्टमर के पास नहीं जा रहे हैं। यहां पे हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। हम ये कह रहे हैं कि यार प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी बेहतर बनानी है। कैसे बनाओगे यार, आप लोग ऑब्वियसली नए फीचर्स वगैरह डालोगे, कुछ और इनोवेशन वगैरह करोगे, फीचर्स एटसेट्रा आप प्रोडक्ट में ऐड करोगे। जब आप ये फीचर्स और ये सब आप ऐड कर दोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, इससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आदमी आपसे माल खरीदेगा। अब मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ ना, क्या यहां पे अगर मैं अभी एंड वाले रिजल्ट की अभी बात नहीं करेंगे, एंड वाले की एंड में ही करेंगे, मेरे को बताओ ना, क्या आपके दिमाग में क्लिक हुआ, पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था जहां पे प्रोडक्ट क्या था, अभी तक इतना अवेलेबल नहीं था, तो आदमी जो बना रहा था बिक रहा था। अब क्या हुआ, सप्लायर आ गए, अब प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा ना तभी वो मार्केट में बिकेगा, अदरवाइज वो मार्केट में नहीं बिकेगा। दिमाग में गया मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा उसके बाद में अगर आप देखोगे, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यू विल गेट इट कि नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है यार। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एवरीवन, देखो यार हर एक लेवल पे लोग एलिमिनेट होते जाएंगे, आप समझो ना। यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, 100 लोगों में से जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे चीजें पहुंची, अब क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, तो बहुत सारे लोग बाहर हो गए। बट अब जितने लोग बचे वो सब क्वालिटेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं मार्केट में वो सब क्वालिटेटिव, क्वालिटी कॉन्शियस लोग आ रहे हैं। इसका मतलब अब सब लोग क्वालिटी बनाने लग गए तो माल कैसे बिकेगा। अगेन यार यहां पे अगर आप देखोगे ये भी फैक्ट्री से ही स्टार्ट होता है, अभी तक हम कस्टमर के पास पहुंच ही नहीं रहे। यहां पे मेरा फोकस ये है, यहां पे मेरा फोकस है कि बस ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है ना इसको बेचने का है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है ना इसको बेचने का है। मतलब अब हमने बना तो दिया क्वालिटेटिव माल, अब इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे प्रोसेस है कि यार इससे हमें मुनाफा ही प्रॉफिट कमाने का है, प्रॉफिट छापने का है। सो व्हाट वी गोना डू, तो यार अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना हमें प्रमोशन करने पड़ेंगे, मतलब अब हमें सेलिंग पे आना पड़ेगा, सेलिंग करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट को हाईली प्रमोट करना पड़ेगा, हमें शायद सेलर्स को जो हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमें उनको एक्सेसिव मार्जिन्स ऑफर करने पड़ सकते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो बिको। अभी हम एंड वाले पे बात नहीं करें, एंड वाला सब एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा सुनो ना, अब मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट पे पहुंचा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मैं अब अगले वाले पे आया। अगला वाला मेरा क्या बात करता है, अगला वाला मेरा ये बात करता है कि अब मैं आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब आप देखना यार, अब ये ना मतलब एक लेवल ना आगे जाएगा। अब क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग, जैसे सेलिंग कॉन्सेप्ट पे कोई इकोनॉमी पहुंचती है, कोई मार्केट पहुंचता है, तो वहां पे ना लोगों को स्टार्ट हो जाता है कि यार आप सभी ऐड कर रहे हैं, किस किस का प्रोडक्ट बिकेगा, तो अब प्रोडक्ट उसका बिकेगा जो कस्टमर की नीड के हिसाब से बनाएगा। तो यहां पे आप पहले फैक्ट्री में, जैसे यहां पे फैक्ट्री था, अब यहां पे आप डायरेक्टली फैक्ट्री पे नहीं जाओगे, आप पहले मार्केट में जाओगे और लोगों की नीड्स एंड वांट्स समझोगे और देखोगे कि यार उनको क्या बेस्ट उनको मतलब आप ऑफर कर सकते हो, और उस बेसिस पे आप वैल्यू जनरेट करके एक बढ़िया एक्सचेंज मैकेनिज्म बनाओगे। मतलब एक पूरा प्रॉपर मार्केटिंग के जो फीचर्स होते हैं वो सब प्रेजेंट हो गए। अब यहां पे व्हाट इज योर फोकस,
योर फोकस इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहां पे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे आप फोकस कर रहे हो। आ रहा समझे, किस पे फोकस कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, फोकस है यहाँ पे कस्टमर का। कस्टमर की क्या, किस चीज पे फोकस है आपका, कस्टमर की नीड्स पे, कस्टमर की वांट्स पे, इस पे आपका फोकस है। अभी अचीव कैसे करोगे यार, अचीव ऐसे ही करोगे यार, आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे एज पर द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इन शॉर्ट अब आप इंटीग्रेटेड पूरी की पूरी मार्केटिंग करोगे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होगी यहाँ पे, क्या होगी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग होगी। आ रहा समझ में, दिमाग में गया। यहां पे भी आप देखोगे जो मैं यहाँ पे फीचर्स वाला आपको बताया ना, इसके लिए भी एक बेटर चीज आप चाहो तो ये लिख सकते हो, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब अब आप धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट लेके आओगे। क्या लेके आओगे, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे लेके आओगे। अगेन लास्ट वाला पार्ट अभी अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अब अपन आते हैं लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर एंड सबके एक साथ डिस्कस करेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे अपन। देखो लास्ट है सोसाइटल मार्केटिंग। यार क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज सोसाइटल मार्केटिंग, नाउ व्हाट इज सोसाइटल मार्केटिंग, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्केट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, मार्केट। ऑब्वियसली मार्केट में भी जाओगे आप, सोसाइटी में भी जाओगे, कहां जाओगे, मार्केट में भी जाओगे, सोसाइटी में भी जाओगे। अल्टीमेटली इसमें भी इन शॉर्ट होगा क्या, पूरी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होगी जो हम वहां पे बात करके आएंगे, और यहां पे भी सेम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होगी। सब चीजों को आप मिक्स एंड मैच करके चलोगे, एट द एंड सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए कि आप पूरी सोसाइटी को साथ लेके चल रहे हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो। अब यहां पे अगर मेरे फोकस की बात करूं तो यहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आपका फोकस होगा ही होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो आपका फोकस होगा ही होगा, बट साथ में सोशल वेलफेयर भी आ जाएगा आपके इसमें। क्या आ जाएगा, सोशल वेलफेयर भी यहां पे आ जाएगा। क्लैरिटी है, तो मुझे बताओ ना, पहला वाला यहां पे अभी सप्लाई नहीं है ज्यादा, सप्लाई नहीं है ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको जितना प्रोडक्शन करोगे उतना बढ़िया है। यहां पे भी प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन आएगा, बेटर वर्ड सेलिंग में लिखेंगे सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, अब सुनो, प्रोडक्शन में सप्लायर क्या है, कम, जितना सप्लाई करोगे प्रॉफिट होता जाएगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अब बहुत सारे सप्लायर हो गए भाई, जिसका क्वालिटेटिव माल होगा उसी का माल बिकेगा, तो यहां पे प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे आप लोग क्या करोगे, पैसा कमाओगे। तो प्रॉफिट विल हैपन थ्रू द प्रोडक्ट क्वालिटी। एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट में यहां पे आएगा प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। अब आपका क्या होगा, यहां पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा और यहां से इस वजह से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लैरिटी है, यहां पे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब आप देखो ना, यहां पे सप्लायर नहीं थे, आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया, यहां पे अब प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाई, यहां पे अब जो भी प्रोडक्ट आपके पास एग्जिस्टिंग है उसको अब आप एग्रेसिवली मार्केट में सेल्स प्रमोशन करके बेचने की कोशिश कर रहे हो। नाउ यू अंडरस्टूड कि यार प्रोडक्ट वो बनाओ जिसमें साला कस्टमर की डिमांड हो, नीड हो, तो वो फटाफट बिक जाएगा। तो यहां पे आप प्रोडक्ट कस्टमर को देखते हुए बना रहे हो, तो यहां पे प्रॉफिट होगा प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और वहीं लास्ट वाला सोसाइटल मार्केटिंग, यहां पे वो एड नहीं देखा आपने कि यार 1 रुपया जाएगा शिक्षा की ओर, गरीब बच्चे की शिक्षा की ओर। आपके दिमाग में क्या चमका कि यार ये कंपनी तो कंसर्न्ड है, किस चीज के लिए कंसर्न्ड है, सोसाइटी के लिए भी कंसर्न्ड है यार, अपने लिए पैसा नहीं कमा रही। तो आप जब वो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाते हो, आपको लगता है यार आप 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसको, किसी गरीब आदमी की शिक्षा की ओर। प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, ये खरीद लेते हैं जो सोसाइटी का भी ध्यान रख रहा है। तो यहां पे देखो ना क्या हुआ, प्रॉफिट किसके थ्रू हुआ, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलबींग। मुझे बताओ दिमाग में गया ही नहीं गया, पूरा चार्ट आपके सामने है, देखो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार। पहले 3 पार्ट क्या है, व्हाई दे स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्री, और जब हम सेलिंग और
इस सेलिंग कॉन्सेप्ट पे पहुंचे। अब मार्केटिंग में मार्केट से क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि अब मार्केट में हर कोई चीज नहीं बिकेगी, वही बिकेगी जो कस्टमर के हिसाब से बनी हुई है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइज हमने जब लिस्ट बनाई है अभी, तो हमने लिस्ट में क्या क्या देखा था? हमने लिस्ट में देखा था यार, सबसे पहले हमने देखा था यार ये 2 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। क्या हमने ये दोनों पॉइंट कवर कर लिए? तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो अब ये बात करेगा मार्केटिंग मिक्स के बारे में। और थर्ड पॉइंट में मार्केटिंग मिक्स है यार, और मार्केटिंग मिक्स को मैं आपको आइडिया दे दूं, ये वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं यार। क्या है? बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज करोगे मार्केटिंग के लिए, वो सारे की सारी बात हो रही है। और इसमें मैं आपको बस 4 P's इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इसमें 4 P's होता है। 4 P's मतलब क्या क्या है इसमें? 4 P कौन कौन से हैं? सबसे पहला P प्रोडक्ट, दूसरा इसमें आता है बेटा प्रोडक्ट की प्राइस। दूसरा क्या आता है इसमें? प्रोडक्ट की प्राइस। तीसरा इसमें आता है प्लेस। तीसरा इसमें आता है प्लेस। और चौथा इसमें जो आता है वो आता है प्रमोशन। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 हमारे पास होते हैं इसमें। उसमें से अभी हम सबसे पहले जो 4th पॉइंट में हम लेंगे वो लेंगे प्रोडक्ट। क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को पूरा कवर करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हम 3 चीजें अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक का नाम है ब्रांडिंग, एक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों पैकेजिंग, और थर्ड का नाम है लेबलिंग। ये 3 मेरे प्यारे बच्चों अभी अपन आराम से डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। और हम लोग फटाफट चलते हैं और हम लोग बढ़ते हैं अब अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे लाडलों प्रोडक्ट के बारे में। मैं जब प्रोडक्ट की बात करता हूं, जैसा मैंने तुम्हें अभी कहा कि प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे पहले ब्रांडिंग है। सबसे पहले क्या है? ब्रांडिंग। बट अगर आपको ब्रांडिंग समझना है तो पहले आपको ये 4 एक्चुअल में शब्द समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? 4। पहला इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ब्रांड। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड कोई साइन हो सकता है यार, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई नेम हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं ये इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा कर दे, वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? ब्रांड में। अब इसी ब्रांड को मैं 2 पार्ट में बोल सकता हूं कि ब्रांड नेम होता है और एक ब्रांड मार्क होता है। एक ब्रांड मार्क हो गया और एक क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। तो मैं जब कहता हूं कि यार मेरे पास, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि एक मार्क है, आप समझो ना, जैसे नाइकी का NIKE लिखा हुआ है और एक उसका सिंबल है, एक्सक्यूज मी, एक नाइकी का नाम लिखा हुआ है, एक नाइकी का सिंबल है, दिख रहा है आपको? तो मैंने कहा पार्ट ऑफ द ब्रांड, ये तो है तो ब्रांड ही दोनों, बट पार्ट ऑफ दैट ब्रांड जो आप प्रोनाउंसिएशन, जिसका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, जिसको आप अटर नहीं कर सकते, दैट्स अ ब्रांड मार्क। और पार्ट ऑफ द ब्रांड जिसको आप अटर कर सकते हो, बोल सकते हो, दैट इज योर व्हाट बेटा? ब्रांड नेम। वो क्या है? आपका ब्रांड नेम। तो मैंने कहा क्या आपके दिमाग में गया? अब मैंने कहा अगर आप ये जो ब्रांड है, ये जो ब्रांड है, इसके अगेंस्ट आप कोई लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हो तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्रेडमार्क। मतलब आपने उसको रजिस्टर करा लिया कानून के पास जाके, लॉ के पास जाके, ट्रेडमार्क एक्ट में, कॉपीराइट एक्ट में, कि भैया दिस इज आवर ट्रेडमार्क, नो वन एल्स विल यूज अपार्ट फ्रॉम अस। क्योंकि आप सोचो आपने एक ब्रांड बनाया, कल को उसको दूसरे लोग यूज करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली दैट्स अ नुकसान ना यार। तो इसलिए आप देखो ब्रांडिंग क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। ब्रांडिंग ये प्रोसेस है यार। ब्रांडिंग क्या है? ये प्रोसेस। ब्रांडिंग इज दैट प्रोसेस थ्रू विच यू क्रिएट द ब्रांड, इट इज द प्रोसेस इज नोन एज ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में ब्रांड आ गया, ब्रांड नेम आ गया, ब्रांड मार्क आ गया और ट्रेडमार्क आ गया। दिमाग में सेट है? अब हमारे सिलेबस जो लिख रखा है उसमें ये लिख रखा है कि यार ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट, बट जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पे ये भी दे रखा है कि अगर गुड आपको एक ब्रांड नेम रखना हो, गुड आपको अपना ब्रांड बनाना हो, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, वैसे ऐसे कोर्स में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, बट इनकेस कोई इधर उधर से आ जाए तो पता होना चाहिए। हमारा जो ब्रांड नेम होना चाहिए ना, वो शॉर्ट सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा फाड़ू हो, किसी से बोला नहीं जा रहा हो।
उसके बाद में जो ये हमारा ब्रांड नेम हो वर्सटाइल होना चाहिए, कल को हम नए प्रोडक्ट उसमें ऐड करने जाएं। आप देखो ना, नाइकी अगर टिक मार्क लगाया नाइकी ने, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपन ने तो टीचर वाला लगा दिया। अब ये जो टिक मार्क लगाया, अब दे आर सेइंग व्हाट एवर वी आर मेकिंग इज गुड, इट्स फाइन, परफेक्ट। तो भैया अब कल को ये इंडिकेट थोड़ी कर रहा है कि सिर्फ ये जूते बनाएंगे। कल को आपने साला ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जो अब नए प्रोडक्ट को ऐड ही नहीं कर पा रहा है, दैट विल बी रॉन्ग। क्लैरिटी है। मैंने कहा दूसरा, अगर आप देखोगे ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, नए मतलब उसको आप नए नए टाइप की पैकेजिंग में अगर डाल रहे हो तो वो ब्रांड वहां पे आ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो वहां पे आप उसको दिखाई नहीं पा रहे हो, शोकेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे करके कुछ फीचर्स दे रखे हैं जो मैंने आपको आइडिया दे दिया, बट अगेन हमारे को मेन कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट रखना है। अब जैसे ही मान लो प्रोडक्ट में हमारा ब्रांडिंग खत्म हुआ मेरे प्यारे लाडलों, तो अब हम पहुंचे अगले वाले पार्ट पे, और अगला वाला पार्ट हमारा इसमें क्या कहता है, ये बात करता है पैकेजिंग की। किसकी बात करता है मेरे प्यारे लाडलों? ये बात करता है पैकेजिंग की। अब आप देखो पैकेजिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये पैकेजिंग होता क्या है यार। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंटेनर की, भाई जिसमें तुम्हारा प्रोडक्ट रहता है ना, अपन उस कंटेनर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रैपर की। अरे वो रैपर जो है वो भी क्या है, कंटेनर या रैपर। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पैकेजिंग की, ताकि हमारा सामान खराब ना हो जाए। अब मैं कह रहा हूं यार ये जो पैकेजिंग होती है ना, ये अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है। अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है। पहली पैकेजिंग, दूसरी पैकेजिंग, तीसरी पैकेजिंग। आ रहा समझे? पहली पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। क्या कहते हैं हम? प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं इसको। ये प्राइमरी पैकेजिंग है। कौन सी पैकेजिंग है? प्राइमरी पैकेजिंग। और सेकेंडरी, इसके बाद एक पैकेजिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। और फिर एक होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अभी अपन एग्जांपल से समझेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो मैंने कहा यहां पे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। अब इसमें आप देखो, मान लो जैसे ये एक फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है ये? लेट्स से ये कोलगेट की फैक्ट्री है। कौन सी कंपनी की? कोलगेट की। और कोलगेट यहां पे क्या कर रहा है? कोलगेट वाले पेस्ट बना बना के आपको दे रहा है। मुझे बताओ, आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो दिल्ली में, आ रहा समझे? अब मान लो इस बंदे को अपनी फैक्ट्री से दिल्ली माल भेजना है आप तक। अब सोचो, आप वो जो ट्यूब जिसमें पेस्ट आता है आप निकाल के यूज करते हो ना, कल को वो यहां से निकले और ट्रक में वो पेस्ट एक के ऊपर ट्यूब निकली डाल के भेजें, आपको नहीं लगता क्या कि वो सारा का सारा पेस्ट तो वहीं ट्रक में निकल जाएगा? एटलीस्ट लास्ट की 1 या 2 लेयर कितना वेस्टेज होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैकेजिंग होती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने कहा आप सोचो ना, सेकेंडरी पैकेजिंग की अपन बात करते हैं। मैंने कहा सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या होता है? मान लो दिल्ली में माल आ गया कोलगेट वालों का। अब दिल्ली में मान लो इनके पास 1000 बॉक्सेस आ गए। अब अगेन मैं बात कर रहा हूं ये कार्टन में, जो बड़े बड़े कार्टन होते हैं ना, उन कार्टन में सामान आया। अब मान लो 1000 जो बॉक्सेस थे वो आपने एक दुकान वाले को दे दिए। अरे यार आपने वहां से माल लेके आए तो बहुत सारी दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 1000 आपने बॉक्सेस क्या किया? एक दुकानदार को दे दिए। आप मुझे बताओ ना यार, दुकानदार को आपने ये बॉक्सेस दे दिए, क्या आज का आज ही माल बिकेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जब तक माल बिकता नहीं है ना, जब तक कस्टमर उसको यूज नहीं कर पाता, तब तक, मतलब कस्टमर को बेचते नहीं है, तब तक एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है। एक कार्ड बॉक्स आता है जिसमें वो आता है, मतलब आप देखो ना वो जो पेस्ट होता है, आप जब खरीदते हो डायरेक्ट ट्यूब थोड़ी मिलती है, एक वो कार्डबोर्ड टाइप बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर वो जो बॉक्स आता है ना, उसको हम कहते हैं, वो कौन सी पैकेजिंग है? सेकेंडरी। मतलब जो माल आपका दुकानों में पड़ा है और जब तक कस्टमर खरीद ना ले उस समय वाली पैकेजिंग को, ताकि तब तक प्रोडक्ट सेफ रहे, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पैकेजिंग। मैंने कहा अब लेट्स ट्राई टू डिस्कस इसी एग्जांपल में प्राइमरी पैकेजिंग क्या होगी। मैंने कहा यार आज कस्टमर गया, एक बड़ा साला पेस्ट का वो ट्यूब लेके आया, क्या एक ही दिन में सारा पेस्ट लगा लेगा क्या? वो ऑब्वियसली नॉट। वो क्या करेगा? उस पेस्ट को डिवाइड करे, मतलब आज रोज थोड़ा थोड़ा लेगा। तो यार जब तक कि प्रोडक्ट यूज ना हो जाए, आ रहा है समझे, टिल फाइनल कंजम्पशन, जब तक प्रोडक्ट फाइनली पूरा कंज्यूम ना हो जाए, टिल फाइनल कंजम्पशन, वो प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, उसको मैं कहता हूं वो प्राइमरी पैकेजिंग है। कौन सी पैकेजिंग है? प्राइमरी पैकेजिंग है। क्या आपके दिमाग में सेट हो रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मुझे बताओ ना, पहली वाली पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो जाए इसलिए होती है। दूसरी वाली पैकेजिंग कस्टमर जब तक माल नहीं खरीदे, दुकान पे माल डैमेज ना हो जाए। तीसरी, कस्टमर ऐसा थोड़ी है पेस्ट हाथ में आप डाल के दे दोगे, जब तक वो यूज नहीं कर ले वो सामान बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, उसके लिए कौन सी पैकेजिंग होती है? प्राइमरी। अब अगेन
डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, कई जगह सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं लगती है और कई जगह सेकेंडरी पैकेजिंग लगती है, ऐसा नहीं है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेजिंग चाहिए, कस्टमर फाइनल यूज ना कर ले तब तक की पैकेजिंग चाहिए ही चाहिए। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पक्का पैकेजिंग गया। अब मैंने कहा ये पैकेजिंग का फायदा क्या होता है? अब अगेन वैसे तो हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट ही है, बट फिर भी यार अपन अगर 3-4 पॉइंट दे रखे हैं तो पढ़ लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ ना, क्या आपको नहीं लगता अगर आपके पास आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो पाएगा? आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट हो पाएगा? पक्का? यार आप मुझे बताओ ना, जब तक आपका प्रोडक्ट यूज नहीं हो जाए, तब तक फैसिलिटेड यूज करता है, जब तक फाइनल यूज ना हो जाए तब तक ये प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए क्या होता है? ये पैकेजिंग होती है। आप मुझे एक और चीज बताओ ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या अलग अलग टाइप की कुछ ऐसी पैकेजिंग देखी है कभी जिसको देख के आपको ऐसा लगा हो यार मुझे ना ये पैकेजिंग बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी, तो मैं ना ये प्रोडक्ट क्या करता हूँ, खरीद लेता हूँ? तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के काम में तो आता है, फैसिलिटेट यूज भी करता है, उसके बाद ये प्रमोशन के काम में भी आता है। किसके काम में आता है? प्रमोशन। मैं जब अलग अलग टाइप के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं डेफिनेटली यहां पे क्या बात करूंगा? मैं यहां पे कहूंगा कि ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है, तो यहां पे प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के काम में भी आता है। किसके काम में? प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के काम में भी ये चीज आती है। क्लैरिटी है? मतलब ये प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है। क्या आपके दिमाग में गया? मैंने क्या कहा? हमने 3 थे, उसमें से हमने 2 निपटा दिया। हमने ब्रांड निपटा दिया, ब्रांडिंग क्या होता है, हमने पैकेजिंग क्या होता है, ये निपटा दिया। अभी हमारा एक पार्ट बचा है जिसको हम कहते हैं लेबलिंग। क्या कहते हैं हम लोग? लेबलिंग। गाइस अब हम थर्ड वाला पार्ट निपटाते हैं यार। थर्ड वाला पार्ट इसमें क्या है? लेबलिंग है। थर्ड वाला पार्ट क्या है इसमें? लेबलिंग। तो जब मैं थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, सुनो मेरी बात, जब मैं थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं लेबल की। किसकी बात कर रहा हूं? लेबल की। तो लेबलिंग की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये एक सिंपल टैग भी हो सकता है यार, मतलब डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको बना रहे हो। सिंपल टैग भी हो सकता है, सिंपल टैग से लेके कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, मतलब दैट डिपेंड्स के हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। आ रहा समझे क्या बोला मैं? सिंपल टैग से लेके ये कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी हो सकता है। आ रहा समझे? उसमें क्या क्या होता है आप मान लो प्राइस भी बता सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, क्वालिटी के बारे में बता सकते हो। आ रहा समझ में? क्या आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने कहा यार लेबलिंग मतलब ये वाला पार्ट है, बट ये लेबलिंग होता क्या है? मैंने कहा ये होता क्यों है और होता क्या है? मैंने कहा सबसे पहले देखो ना, ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को। क्या करता है? डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को। डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को, और उसके साथ साथ ये ना स्पेसिफाई करता है कंटेंट को। क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है। आपने देखा रहेगा, बताता भी है, मतलब पीछे आपने देखा रहेगा ना, वो लिखा हुआ रहता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वेज है कि नॉन वेज है। वो किसके थ्रू है? लेबलिंग के थ्रू तो है। तो स्पेसिफाई करता है। क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, मतलब कंटेंट को क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। क्लैरिटी है? मैंने बोला उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट पे जाओ आप। ठीक है, पहला वाला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ? मैंने कहा अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये ना प्रोडक्ट मान लो अपना बन के आ गया। अब प्रोडक्ट बन के आ गया तो अब हमने इसको कहीं रखा होगा, तो ग्रेड करने में भी हेल्प करता है, ग्रेड करने में और प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन। आरस में प्रोडक्ट स्लैश ब्रांड के आइडेंटिफिकेशन। आप समझना आराम से, मैं अभी लिख रहा हूं, फिर अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट ये आपको अगेन ये सारे के सारे ऐसे, जैसे मैंने कहा ना ब्रांडिंग के भी गुड ब्रांडिंग में क्या है वो आपके दिमाग में पढ़ा हुआ होना चाहिए। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखा आपने। वहीं सेम पैकेजिंग में भी आप देखोगे वो जो सारे मैंने बताए ना कि इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, ठीक है, आप गो थ्रू कर लो, आपके दिमाग में अपने आप रहेगी। वहीं सेम टू सेम मैं ये भी जो बता रहा हूँ कि भैया क्या फंक्शंस होते हैं लेबलिंग के, तो यार हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है कंटेंट को, ग्रेडिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ये ग्रेडिंग में हेल्प करता है। ग्रेडिंग मतलब कैसे हेल्प करता है? यार आज आप देखो ना अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये क्रीम एंड अनियन टाइप आता है, हरे कलर का ले जाता है, हरे कलर का देखते आइडेंटिफाई कर लेते हो भैया क्रीम एंड अनियन है। सॉल्ट वाला देखते हो तो येलो आइडेंटिफाई कर लेते हो, टमाटो वाला लाल होता है, मसाले वाला नीला होता है। तो ये क्या है? ग्रेडिंग कर रखी है प्रोडक्ट की। ग्रेडिंग से क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफाई कर होता है ये मुझे लेने का है।
वहीं अगर आप ये देखोगे नेक्स्ट, मैंने कहा प्रोडक्ट, आप देखो ना हर एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड कलर होता है, हर एक ब्रांड का, हर एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट कलर होता है। जैसे मैंने बताया ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारे पास कलरिंग होती है बहुत बार। अब आप देखो ये सब होने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है यार। क्या बोला मैं बोला यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट। देखो एक बार सारा गो थ्रू कर लो तुम, लॉ की क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट। गो थ्रू कर लो एक बार कि आपको ना ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। जैसे वो वेज नॉन वेज वाला है, आप जो यहाँ पे बना के खिला रहे हो उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, वो सब हमें यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियरली बताने पड़ती है। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी लेबल क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और फाइनली यार प्रमोशन में तो हेल्प करता ही करता है। क्या करता है, प्रमोशन में हेल्प करता ही करता है। मुझे बताओ ना, क्या ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? हमें मेन 3 याद रखना है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब प्रोसेस होता है जिससे ब्रांड बनता है। ब्रांड क्या होता है, नेम सिंबल साइन जो भी होता है। ब्रांड मार्क क्या होता है, जिसको आप बोल नहीं सकते। ब्रांड नेम जिसको आप बोल सकते हो, जब आप इसका लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। दिमाग में क्लियर है? पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग मतलब क्या होती है, वो रैपर या कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट आता है ताकि उसको प्रोटेक्ट करा जा सके जब तक कि कस्टमर कंज्यूम ना करे। पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये बस ध्यान रखने का है। वो 4 पॉइंट ठीक है, याद है ना, वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन वाले, प्रमोशन वाले, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो भी अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेबलिंग आपको क्लियर है? लेबलिंग क्या होती है यार, सिंपल टेक्स्ट से कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी हो सकता है। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज आपके करता है, ये सारे कंटेंट को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद प्रमोशन में भी हेल्प करेगा, ग्रेडिंग में हेल्प करेगा, लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और प्रोडक्ट को, ब्रांड को आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करवाता है। मुझे बताओ ना, क्या हमारे दिमाग में प्रोडक्ट वाला पार्ट ए से लेके जेड तक बिल्कुल क्लियर हो गया? यार मेरे को जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई एम 100% श्योर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जिसमें आपको डिफिकल्टी होगी। सो गाइज हमने ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब हम वापस चलते हैं हमारी लिस्ट पे जहां अपन सारा का सारा लिख रहे थे। मुझे बताओ ना, क्या 4th पॉइंट अब कवर हो गया, कन्विंस ये हो गया। अब 5th पे चलते हैं। 5th बात करेगा हमारी प्राइसिंग पे। अब प्राइसिंग में हम सिर्फ 2 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला कि ये जो प्राइसिंग है इसका मीनिंग क्या है, जो प्राइसिंग हम कर रहे हैं यार इसका मतलब क्या होता है। और नंबर 2 हम बात करेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी प्राइस डिसाइड करना चाह रही है तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे, ये हम बात करेंगे इसमें। क्लियर है क्या? तो चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले बढ़ते हैं कि यार ये जो प्राइसिंग है इसका मतलब क्या है। तो मैंने कहा जब मैं प्राइसिंग की बात करता हूं ना, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आज जब एक कोई कस्टमर आएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन से आके कहेगा कि भैया हमें तुम अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे दो, उसके सामने ये बंदा हमें क्या वैल्यू दे रहा है, मतलब ये सामने वाला बंदा हमें क्या देगा, मतलब कस्टमर प्रोडक्ट लेते वक्त, इसी को हम प्राइसिंग कहते हैं। मतलब कस्टमर जब प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज करते वक्त अपनी तरफ से जो वैल्यू देगा, मतलब जो पैसा देगा, दैट इज नथिंग बट द प्राइस। अब मैंने कहा सुनो ना, फैक्टर्स आपको ऐसा मैं अभी बिल्कुल दिमाग में सेट कर दूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, टोटल 6 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 6। अब मैं आपको एक बेसिक चीज समझाऊंगा, 3 फैक्टर तो आप मुझे उससे थ्रू ही बता दोगे। मैंने कहा आप मुझे बताओ, कोई भी प्रोडक्ट का मैं एक मान लेता हूं ये हायर प्राइस है, ये हाई प्राइस है, सीलिंग प्राइस जिसको बोल सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि यार ये हायर प्राइस है, और ये मैंने बोला एक लोअर प्राइस है, सबसे कम जो प्राइस है। मुझे बताओ यार, जो भी अगर कोई कंपनी रहेगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो प्राइस कम से कम प्राइस क्या रखेगी, तो ऑब्वियसली यार कोई भी कंपनी पागल तो है नहीं कि वो कोई भी प्राइस रख देगी। ऑब्वियसली वो पहले अपना प्रोडक्ट कॉस्ट देखेगी। क्या देखेगी? प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये तो कोशिश करेगी ना कि यार वो कम से कम प्राइस एटलीस्ट अपनी कॉस्ट रखे। तो मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, ये इसकी फ्लोर प्राइस सेट करती है। आ रहा सुनने? फ्लोर प्राइस सेट करती है कि यार कम से कम इतनी प्राइस तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नुकसान में क्यों ऑपरेट करेगा। बट मैंने क्या कहा, सुनो ना, जब मैं यहां कॉस्ट की बात करता हूं ना, मैं किसकी बात करता हूं? कॉस्ट की। तो मैं यहां पे कह रहा हूं 3 तरह की कॉस्ट होती है। कितने तरह की कॉस्ट होती है? 3 तरह की। मैंने कहा एक कॉस्ट होती है जो फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट मतलब आप आउटपुट कुछ भी करो ये वेरी नहीं होगी। एक होती है जो होती है वेरिएबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यार। क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप समझो ना, जैसे मैंने कहा फिक्स कॉस्ट, मैंने कहा हमने एक बंदे को हायर किया, एक मैनेजर को हायर किया, उसको हमने बोला बेटा देख बेटा तू हमारे यहाँ काम करेगा, बोले हाँ करूंगा। हमने कहा उसको तेको हम कितना देंगे? 20,000 रुपया देंगे। तो हम उसको फिक्स दे रहे हैं 20,000। अब कल को 10,000, 20,000, 30,000, जितना हमारा प्रोडक्ट बिके इसका कोई रिश्ता नहीं है। वहीं हमने कहा कि अगर मैं
अगर मैं एक वर्कर रखा और मैं उसको वेज दे रहा हूं तो वेज ऑब्वियसली प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होगी, तो अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा वेज भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो ये एग्जांपल हो गया वेरिएबल कॉस्ट का। क्लियर है? अब मैंने कहा व्हाट इफ अगर मैं सेमी वेरिएबल की बात करूं, एक और कॉस्ट होती है जिसका नाम होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल। अरे ये छोटी छोटी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एमसीक्यू का भी सवाल आता है यार। ऐसा थोड़ी है डायरेक्ट फैक्टर पूछा और आपने कोई चीज छोड़ दी, अरे उन्होंने डायरेक्ट एमसीक्यू उस पर दे दिया तो क्या करेंगे यार। इसलिए समझना जरूरी है सेमी वेरिएबल क्या होता है। मैंने कहा सेमी वेरिएबल में लेट्स से आपने एक मैनेजर हायर किया, आपने सेल्स मैनेजर हायर किया। सेल्स मैनेजर को आपने पता है क्या काम बोला, सेल्स मैनेजर को आपने बोला बोले बेटा एक काम कर, तू सेल्स मैनेजर है, बोले हाँ, बोले हम तेरे को ना सैलरी देंगे, हम तेरे को देंगे सैलरी 12,000 रुपए प्लस जो भी सेल होगा उसका 5% कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे। अरे यस के नो यार? तो आप देखो ना उसको 12,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर जो भी सेल होगा जितना ज्यादा सेल होगा हम उसको कुछ वेरिएबल भी दे रहे हैं, इसका मतलब सेमी वेरिएबल एक लेवल तक फिक्स है, उसके आगे क्या होगा चेंज होने लग जाएगी। अरे यस के नो यार? तो मैं क्या बोला सुनो ना, ये जो लोअर प्राइस है, जो फ्लोर प्राइस है, ये आपको सेट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट का कॉस्ट चाहिए। बिना प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या तुम ये सेट कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट यार, चांस ही नहीं है। अब मैंने कहा सुनो, पहले 3 एक जैसे एक साथ करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के 3 करेंगे। अब मैंने कहा लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट द हायर प्राइस। आज हर आदमी चाहता है मैं कस्टमर से ज्यादा प्राइस लूं, आ रहा समझ में? बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप कोई प्राइस मांग रहे हो ना किसी बंदे से, तो आप यूटिलिटी को भी तो देखो। यूटिलिटी एंड डिमांड को आप देखोगे, आप समझने की कोशिश करो ना। आप सोचो आपका प्रोडक्ट वैल्यू देता है 10 रुपए का, आप उससे 1,000 रुपया थोड़ी चार्ज कर लोगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप यूटिलिटी देख रहे हो तो इट मींस द वैल्यू गिवन टू द कस्टमर यार। कस्टमर पागल तो नहीं है, वो आपको कोई भी प्राइस दे देगा। वैल्यू गिवन टू कस्टमर मतलब आप कस्टमर को जो वैल्यू दे रहे हो ना उस पर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आप उससे प्राइस क्या चार्ज करोगे। कभी भी आप हायर प्राइस कस्टमर की उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते जिससे आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। मतलब वैल्यू डिटरमाइन करती है सीलिंग प्राइस। दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने कहा हायर प्राइस और लोअर प्राइस, तो क्या हमें समझ में आ गया? मैं अगर प्राइस डिसाइड कर रहा हूं तो लोअर प्राइस एटलीस्ट मेरी कॉस्ट तो होगी यार, हायर प्राइस वो होगी जो मैं वैल्यू दे रहा हूं उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है सर ये तो आपने बता दिया, तो इन शॉर्ट अब प्राइस कितनी होगी? इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, होगी कितनी? तो मैंने कहा भैया ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मतलब मार्केट में कंपटीशन कितना है उस पे डिपेंड करता है भैया कि हमारा, उस पे डिपेंड करता है हमारा कि हम प्राइसिंग क्या रखेंगे। समझो ना, अगर मैं कहूं लेवल की बात करूं, अगर मैं कहूं हमारा कंपटीशन लो है मार्केट में या कंपटीशन हाई है, तो अगर कंपटीशन लो है ना मेरे प्यारे लाडो, तो आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे लाडलो? आप क्या कर सकते हो? आप प्राइस जो है वो हायर प्राइस की तरफ लेके जा सकते हो, हायर प्राइस की तरफ लेके जा सकते हो। बट वहीं अगर कंपटीशन बहुत हाई है तो आपको लोअर की तरफ रखना पड़ेगा, प्राइस कम रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके कॉम्पिटिटर का माल खरीदने लग जाएंगे। मुझे बताओ ना, क्या 1 2 3 इस चार्ट से आपको समझ में आ गया? पक्का? अब मैंने कहा एक और सुनो ना, चौथा, पांचवा, छठा तीनों अपन करेंगे, बट ये तीनों इन तीनों से थोड़े थोड़े अलग हैं। वो 3 तो एक साथ पूरा सेटिंग बन गया। अब आगे देखो ना, मैंने कहा अब ना आप देखो कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट एंट्री लेती है। कौन एंट्री लेती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंट्री लेती है और गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि यार बॉस देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि बॉस यार देखो, गवर्नमेंट ये कहती है कि बॉस आप एक काम करो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं। क्या चल रही हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यार देखो बहुत सालों पहले कोविड आया था। कोविड जब आया ना तो उस समय मास्क एकदम से डिमांड में आ गए और लोगों की जरूरत भी थी, तो लोग बहुत हाई हाई रेंज में एक मास्क बेच रहे थे। जो 5 रुपए का बिक रहा था वो 500 में बिकने लग गया। तो गवर्नमेंट ने एंट्री ली, बोले ये गलत है यार, लोगों की मजबूरी का आप फायदा मत उठाओ, मास्क जरूरी है। आप उसकी प्राइस बैंड फिक्स कर दी कि आप 50 रुपए से ज्यादा नहीं बेचोगे। तो गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, गवर्नमेंट भी बीच में कोई रेगुलेशन, लॉज या कोई ऐसी चीजें डिपेंडिंग अपॉन कि वो आइटम नेसेसरी है कि नहीं है, तो आपको जब भी प्राइस सेट करते हो ना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आपको देखना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंख बंद करके कोई भी प्राइसिंग सेट कर दो, आ रहा समझ में? नहीं तो गवर्नमेंट आ जाएगी बेटा और बिजनेस में पेनल्टीज वगैरह लगा देगी, ताला भी लगा देगी। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा देखो ना, अब लास्ट के 2 बच्चे हैं जिसमें
है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब, अरे यार आप क्या चाहते हो समझो, आप ये चाहते हो समझो, तीन सिचुएशन हो सकती है। या तो आप मार्केट लीडरशिप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? मार्केट लीडरशिप चाह रहे हो। मार्केट लीडरशिप का मतलब क्या होता है? आप चाहते हो मार्केट में आप लीड करो यार, मार्केट में आप क्या करो? लीड, मतलब मार्केट शेयर आपका ज्यादा होना चाहिए। आप मार्केट लीडरशिप अगर चाह रहे हो ना, तो आप कोशिश करोगे प्राइसिंग आपकी थोड़ी सी कम रेंज की तरफ रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे खरीदें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहो कि यार आप प्रोडक्ट क्वालिटी अचीव करना चाहते हो। क्या अचीव करना चाहते हो? प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी सुपीरियर होनी चाहिए, प्राइस कंसर्न नहीं है। तो उस केस में यार सिंपल सी बात है, आप जो प्राइस रखोगे ना, आप जो प्राइस रखोगे ना, वो हायर रेंज की तरफ रखोगे। क्योंकि प्राइस अगर ज्यादा रखोगे तो आपके पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो आप आरएनडी में ज्यादा खर्च करोगे ना यार, पक्का, जैसे एप्पल करता है। यहां पे अगर आप देखोगे सेकंड वाले पे, मैंने कहा थर्ड, यहां पे आए तो यहां पे सर्वाइविंग आए। किस पे आए अपन? सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने का है आपको, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में ऑब्वियसली यार आप ना कोशिश करोगे कि आप बस सर्वाइव कर पाओ, आपकी कॉस्ट रिकवर हो पाए। मार्केट में और डिफिकल्टी है तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाओ एटलीस्ट। अरे यस कि नो यार? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइव करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट क्वालिटी अचीव करना चाह रहे हो, मार्केट लीडरशिप अचीव करना चाह रहे हो, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। मुझे बताओ ना, क्या अभी हमारे पास जो 5 हमने पढ़े, क्या आपके वो पांचों के पांचों दिमाग में सेट है क्या? फिर एक छठा करेंगे अपन। पहले अपन बताओ ये पांचों सेट है क्या? पहले 3 एक जैसा, लोअर प्राइस प्रोडक्ट कॉस्ट, हायर प्राइस यूटिलिटी, बीच का प्राइस कंपटीशन में देख के डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट भी कई बार आपको डंडा कर सकती है कि बॉस ये ऐसे ऐसे करने का है। एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, आपको ये देखना रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस रखने का, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो। एंड द लास्ट वन इज द सिक्स्थ वन इज द मार्केटिंग मेथड यूज। मार्केटिंग methods used, मार्केटिंग मेथड यूज्ड, मार्केटिंग मेथड यूज। अब मार्केटिंग मेथड आप कैसा है समझो, आप अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ेगा। आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का नेटवर्क यूज किया है, मतलब आपके मार्केटिंग मेथड्स कैसे हैं यार, उससे डिसाइड होगा। क्योंकि आपका मार्केटिंग मेथड कॉस्टली होगा तो कॉस्ट ज्यादा होगी, थोड़ा हायर जाएगा ना प्राइस। वहीं अगर मार्केटिंग मेथड आपका नॉर्मल रहेगा तो प्राइसिंग लोअर बैंड की तरफ रहेगी। तो मार्केटिंग मेथड भी डिपेंड करता है कि आपका मार्केटिंग मेथड कैसा है, उसमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है या उसमें कॉस्ट कम लग रही है। उस बेसिस पे आपका प्रोडक्ट का प्राइस या तो ऊपर जाएगा या आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो, नीचे आएगा। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक का हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? हमने क्या क्या कवर कर लिया यार? हमने, आप देखो, हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट और प्राइस कवर कर लिया। प्रोडक्ट में हमने क्या कवर किया? प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग कवर किया, पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया। प्राइस में हम लोगों ने मीनिंग किया और फैक्टर्स कर लिए। क्या कर लिए हम लोगों ने? फैक्टर्स। सो गाइस, अब हम ये फिनिश करने के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट गाइस हमारा क्या है? देखो, हमने कहां तक कर लिया? अभी 5th पॉइंट तक कवर कर लिया था, प्राइसिंग तक। अब प्राइसिंग के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्लेस पे, और प्लेस में हम 2 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लेस में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, और हम बात करेंगे चॉइस ऑफ चैनल या फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। ये दोनों हम लोग बात करेंगे कि यार ये क्या है और क्या इसमें डिफरेंस है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, फटाफट आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा यार देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये यहां पे प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर को अपना सामान भेजना है किसके पास? कंज्यूमर के पास। प्रोड्यूसर को अपना माल किसके पास भेजना है? कंज्यूमर के पास। तो बेसिकली इस डिसीजन में कि ये गुड्स और सर्विस कैसे भेजने हैं, कितने लोग इनके बीच में एज अ इंटरमीडियरी होंगे, इसको हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा ये जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये 2 टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। पहला चैनल मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल। क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब
ये जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टली खुद ही कंज्यूमर को माल बेचता है, इनके बीच में कुछ भी कोई और आदमी नहीं है। इसको आप ना डायरेक्ट चैनल भी कह सकते हो या आप जीरो लेवल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जीरो लेवल। इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स की जब हम बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट चैनल में पता है क्या होता है? इनडायरेक्ट चैनल में आपके पास 3 अलग अलग लेवल्स हैं। पहला 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। यार 1 2 3 आप समझ ही पा रहे होगे। 1 लेवल में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक आदमी होगा। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के लेवल में 2 लोग होंगे। 3 लेवल में 3 होंगे। आप समझो ना, मैंने कहा यहां पे आप देखो, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक आदमी है जिसको हम रिटेलर कह रहे हैं। मैन्युफैक्चरर अपना माल किसको बेचेगा? रिटेलर। रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। 2 लेवल में इनके बीच में 2 लोग हो जाएंगे। पहला कौन होगा? होलसेलर। उसके बाद कौन होगा? रिटेलर। उसके बाद कौन होगा? कंज्यूमर। तो बेसिकली यहां पे ये 2 लेवल हो गए, एक होलसेलर और एक रिटेलर। किस किस के बीच में? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। वहीं मैं बात करूं 3 लेवल पे, तो 3 लेवल पे अपने पास कौन आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 लेवल पे अपने पास आ गया कि ये भैया हमारा मैन्युफैक्चरर है और ये हमारा कंज्यूमर है। अब बीच में कौन कौन है? बीच में है होलसेलर, बीच में कौन है? रिटेलर। पहले एक आदमी को और डाल देते हैं। पहले है एजेंट, उसके बाद कौन? होलसेलर, उसके बाद कौन? रिटेलर, रिटेलर के बाद कौन? कंज्यूमर। तो देख रहे हो 3 लेवल, 3 लेवल है। यहां पे एक एजेंट भी आ गया, एक होलसेलर भी आ गया और एक कौन आ गया? रिटेलर। अब आप देखो ना कैसे ऑपरेट होते हैं, समझो। मैंने कहा कि लेट्स से अपना प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जैसे मान लो ये आपने देखा होगा ना, जो ये दूध वगैरह सप्लाई करते हैं रोज सुबह, इनके पास खुद की भैंसें होती हैं, उन भैंसों का दूध निकालते हैं और कस्टमर को डायरेक्टली खुद पकड़ा के आ जाते हैं। वहीं दूसरा मॉडल होता है जहां मान लो वो दूध की थैली टाइप बना रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। वहीं मान लो आपका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट स्टाइल का है, जैसे आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने किसको दिया? कंज्यूमर को। वहीं मान लो आप अब्रॉड बैठे हो, तो पहले आपने इंडिया के लिए एक एजेंट फाइनल किया, वो एजेंट अब होलसेलर रख रहा है, होलसेलर किसको माल रिटेलर किसको सप्लाई कर रहा है? रिटेलर को। और रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। तो मैंने कहा ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि भैया when you are trying to supply goods to the consumer, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डायरेक्ट होगा, मतलब 0 लेवल होगा, या इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट में 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा या 3 लेवल होगा। आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया रहेगा हमने जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब मैं आपको बताऊं, मैं अब बात करूंगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मेरे प्यारे लाडलों। किसकी बात करूंगा? फिजिकल। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैं जो आपको समझा रहा हूं, आपको अभी हाथों हाथ ही सब याद होते हुए जा रहा होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ना ये याद नहीं हो, बट जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझते हुए चलना। और आपको फिर भी लगे कि यार कोई डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में या कहीं पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, वहां मुझसे पूछना। आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। ओके, अब मैंने कहा यहां पे अब मैं फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूं। आप गौर से समझना, फिजिकल मूवमेंट क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। आ रहा समझे? मतलब आप जो भी गुड्स का फिजिकल मूवमेंट करते हो ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने मैन्युफैक्चर के एरिया से ये जो सामान कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ये फिजिकल मूवमेंट जो हो रहा है गुड्स का, ये कैसे करोगे? ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आ जाता है। अब मैंने कहा सुनो, इसके ना कंपोनेंट्स हैं। जब भी आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, यू ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कंपोनेंट्स। आप इन कंपोनेंट्स की बात करते हो। सबसे पहले आप फिजिकल मूवमेंट से पहले ये डिसाइड करो कि यार आप ना जो भी आपके नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखो आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगा। मतलब आज मान लो कोई भी आपके पास ऑर्डर आएगा, तो उस ऑर्डर को आप प्रोसेस कैसे करोगे? आरएसएन में पहले तो ये डिसाइड कर लो। आरएसएन में क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये चेक करना रहेगा कि जो भी ऑर्डर आपके पास आए, बीइंग द मैन्युफैक्चरर, आपको सबसे पहले एक तो एक्यूरेट, मतलब जो ऑर्डर आया है एक तो वही आप सप्लाई करो, मतलब पूरा करो। उसके साथ साथ ये स्पीडी भी करो, मतलब आप तेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ऑर्डर आया अभी, अब उसको प्रोसेस करने में आपको ना 5-7 घंटे लग गए। आप देखो ना इंडिया में डोमिनोज ने अपना मार्केट ही वो 30 मिनट्स डिलीवरी से सेट किया है। तो आप देखो स्पीडी और एक्यूरेटली करना दोनों बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो आप ये देखो कि आपके बिजनेस में ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होगी, सो दैट आप एक्यूरेटली और स्पीडी कर पाओ। अगर टाइम लग रहा है, कस्टमर भाग जाएगा। अगर आपने रॉन्ग डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया तो भी भाग जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा ये अगर फाइनल हो गया है,
तो फिर आप देखो कि यार आप ना ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या होगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए यहां पे, मान लो आपने गुड्स यहां पे मैन्युफैक्चर किए, आपने गुड्स यहां पे मैन्युफैक्चर किए। अब ये जो गुड्स आपने यहां पे मैन्युफैक्चर किए ना, अब आपको ये गुड्स इस मैन्युफैक्चर वाली जगह से पॉइंट ऑफ सेल तक लेके जाना है जहां ये माल एक्चुअल बिकेगा। तो आप मुझे बताओ ना, ये आप कैसे लेके जाओगे यार, पॉइंट ऑफ सेल तक आप ये माल लेके कैसे पहुंचोगे, तो बेसिकली ये पहुंचाओगे कैसे, ये जो तरीका है ना, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सॉल्यूशन आपको निकालना रहेगा। तो व्हेनेवर वी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो आपका ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा, वो साइकिल कैसे रहेगा, क्योंकि जब आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग समझ में आएगी कि मुझे एक्यूरेटली देना है, जल्दी देना है, फिर आप ये आके बाकी के सारे डिसीजन ले पाओगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के मैन्युफैक्चरिंग एरिया से पॉइंट ऑफ सेल तक माल कैसे पहुंचेगा। अब मैंने कहा जरूरी थोड़ी है कि आपने माल बना दिया, रेडी रखा, पॉइंट ऑफ सेल पे बिक जाएगा, नहीं बिकेगा ना, तो आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, वेयर हाउसिंग। अरे यार आप समझो ना, वेयर हाउसिंग मतलब ये क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपने प्रोडक्शन किया, आ रहा समझे, आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद यहां पे आपने देखा तो यहां पे क्या हुआ, सेल हुआ। तो भैया ये जो बीच में टाइम गैप है, ये जो टाइम गैप है ना, प्रोडक्शन करते ही थोड़ी बिकेगा माल, जो ये टाइम गैप यहां पे आएगा, तो जब ये टाइम गैप आएगा तो ये माल फिर तब तक रहेगा कहां, तो आपको वेयर हाउसिंग का डिसीजन लेना पड़ेगा कि माल जब तक बिकेगा नहीं, आप उस माल को कहां पे रखोगे। दैट इज व्हाट, दैट इज वेयर हाउसिंग, दैट इज व्हाट, वेयर हाउसिंग। मैंने कहा सुनो ना, हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, और हमने क्या किया, वेयर हाउसिंग किया। क्या आपके दिमाग में सेट है, क्या आपके दिमाग में सेट है, क्या मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरी बात सुनो। अब मैंने कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। इट इज व्हाट, द इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या आपका इन्वेंट्री कंट्रोल आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना। इन्वेंट्री जब आप रखते हो, दो सिचुएशन हो सकती है। आपने इन्वेंट्री रखी, हो सकता है आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री हो, आ रहा समझे, या हो सकता है आपके पास शॉर्ट इन्वेंट्री हो। अगर आप सोचो इन्वेंट्री आपने ज्यादा रखी, तो यार इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे तो आपका पैसा ब्लॉक रहेगा ना, मतलब आपकी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपका कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ जो पैसा डाल रखा है उसका ब्याज कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता ना यार, तो ये दोनों आपका लॉस हो रहा है। बट अगर आपके पास शॉर्ट इन्वेंट्री है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान शॉर्ट इन्वेंट्री का यह है कि कल को आपके पास कोई ऑर्डर आए तो आप उन ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पाओगे, डिमांड को आप मीट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि भैया आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखो, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम, ज्यादा हुई तो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा फालतू में, कम हुई तो ऑर्डर को आप मीट नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ ना, क्या ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है क्या, पक्का। तो मैंने कहा आ जाओ एक बार, मैंने कहा हम यहां पे आते हैं, हम यहां पे आए और हम यहां पे आए और हमने यहां पे देखा, वापस हमारे पहले वाले पेज पे गए, हम कहां पे आ गए थे, प्लेस पे आ गए थे। हमने प्लेस में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीनिंग भी देख लिया और हमने कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। क्या देख लिया, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट भी देख लिया। अब मेरी बात सुनो ना, अब मैंने कहा मेरी बात सुनो, यहां पे आ जाओ। मैंने कहा हमने क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार यहां तक का रिवीजन लेते हैं। मुझे बताओ ना, क्या हमने कौन से पढ़ा, हमने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग में हमने दो मीनिंग पढ़े थे, एक ट्रेडिशनल वाला, एक कौन सा, मॉडर्न वाला, याद है। ट्रेडिशनल वाले में मूवमेंट ऑफ गुड्स दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। फिर हम लोगों ने मॉडर्न में पढ़ा था सोशल प्रोसेस होता है, फीचर्स देखे, फीचर्स में 4 देखे थे, याद आ रहा है। हमने फंक्शंस देखे थे, 12 देखे थे, 12 को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। पहले वो 3 वाले पार्ट, फिर 4 वाले पार्ट, फिर 3 वाले पार्ट, फिर वो 2 वाले पार्ट, शुरुआत वाले प्लानिंग वाले, फिर वो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग वाले, फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, स्टोरिंग वेयर हाउसिंग कैसे करोगे, फिर फाइनली प्रमोशन वाला पार्ट भी तो था कि हमने उसको प्रमोट कैसे करेंगे, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विस कैसे देंगे, वो हमने इसमें 12 में कवर किया था। फिर हम आगे आए, हमने कहा यार मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज देखी, कितने फिलॉसफी देखी, 5 में कौन सी देखी, प्रोडक्शन, फिर देखी प्रोडक्ट, फिर कौन सी देखी, सेलिंग। सेलिंग के बाद हमने कौन सा देखा था, हमने देखा था मार्केटिंग, फिर सोसाइटल मार्केटिंग। फिर हम लोग मिक्स पे आए, मिक्स पे हमने कहा यार मिक्स में 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देखा, 4th पॉइंट में हमने ब्रांडिंग देखा, पैकेजिंग देखा और लेबलिंग देखा।
हमने ब्रांडिंग में क्या क्या देखा, ब्रांड देखा, ब्रांड नेम देखा, ब्रांड मार्क देखा, ट्रेडमार्क देखा, याद आ रहा है। और ब्रांडिंग तो प्रोसेस होता है। पैकेजिंग देखा, मतलब देखा, रैपर होता है, कंटेनर होता है, और हमने देखा कि वो चार चीजें इंपॉर्टेंट करता है ना, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर देता है, प्रमोट वगैरह करने में भी हेल्प करता है। सारी चीजें देख ली हमने। लेबलिंग में देख लिया था हमने, लेबलिंग सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी हो सकता है। फिर हमने वो सारी चीजें लेबलिंग की भी देखी थी। फिर हम प्राइसिंग पे गए, प्राइसिंग में फैक्टर देखे थे, याद है, मीनिंग के बाद फैक्टर, 6 फैक्टर थे। वो एक पहले ऊपर हायर प्राइस लोअर प्राइस को बनाया था, 3 उसी में कवर कर दिए थे, याद आ रहा है 3 कौन से। हमने कहा था फ्लोर प्राइस कॉस्ट से सेट होगी, सीलिंग प्राइस यूटिलिटी से सेट होगी, और कंपटीशन से एक्चुअल प्राइस सेट होगी। आप कहां सेट करोगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन ले सकता है, आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद में मार्केटिंग मेथड आपने यूज कौन से किए थे, क्या 6 के 6 क्लियर है। उसके बाद हम कहां पहुंचे, प्लेस पे पहुंचे। प्लेस में हमने सबसे पहले बात की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात की, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि गुड्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट, मूवमेंट कैसे होगा। फिर हमने कंपोनेंट्स की बात की, 4 कंपोनेंट होते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड फाइनली इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर हमने देखा चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा यार आपके पास चॉइसेस होते हैं, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को बेचता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, बट जहां इंटरमीडिएट आ जाती है हम कहते हैं वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में क्या है, रिटेलर आ जाएगा। सेकंड लेवल में क्या है, 2 लोग आ जाएंगे, एक होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर। थर्ड वाले में एक एजेंट, होलसेलर और रिटेलर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, यहां तक मैंने रिवाइज करा दिया है, पक्का आई थिंक एक एक चीज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगी यार। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज नोन एज प्रमोशन। तो भैया अब ये प्रमोशन में क्या क्या है एक बार ये देख लेते हैं। मैं जब प्रमोशन की बात करता हूं तो प्रमोशन में हमारे पास क्या क्या आता है। मैंने कहा प्रमोशन में यहां पे हमारे पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहले प्रमोशन में हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट। आ रहा समझे, एडवर्टाइजमेंट नाम से एक चीज होती है, वो आएगा हमारे पास। अब उससे भी पहले अपन ये देखते हैं जो प्रमोशन होता है ना, ये होता क्या है। तो मैंने कहा इसके 2 पार्ट मान लो। प्रमोशन में सबसे पहले तो आप इंफॉर्मेशन देते हो सामने वाले आदमी को कि यार आपका एक प्रोडक्ट है, और फिर बाद में आप उसको परसुएड करते हो कि यार भैया तू हमारा प्रोडक्ट क्या कर, खरीद ले। क्लैरिटी है। तो प्रमोशन इज अबाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट, एट द सेम टाइम परसुएडिंग ऑल्सो कि यार आके हमारा सामान क्या करो, खरीद लो। अब मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट जब हम पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट में हम 3 चीजें पढ़ेंगे यार। हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड देन लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब अगेन वैसे है नहीं अभी अपने, बट एडवर्टाइजमेंट के साथ ही मैं आपको कंपेयर करवा दूंगा पर्सनल सेलिंग। क्या कंपेयर करवा दूंगा, पर्सनल सेलिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन, हम सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, उसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, जिसको मैं कहता हूं पब्लिसिटी। क्या बोलता हूं, किसकी बात करेंगे हम, पब्लिसिटी की बात हम लोग करेंगे। दिमाग में गया मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने कहा सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, अब प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट को कवर करते हैं और इसको रैप अप करते हैं, ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ सके और चैप्टर को रैप अप कर सकें। देखो मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट में, अब मैं आपको याद कराने के लिए एक छोटी सी चीज देता हूं, ये तीनों के तीनों चीजें आपको याद हो जाएंगी यार। आ रहा समझे, समझो। मैंने कहा यार मोटिवेशन वाले नहीं आते, कई बार कहते हैं यार सोना वोना नहीं है, तो वैसे किसी बच्चे ने पूछ लिया होगा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा भैया प्लीज इग्नोर स्लीप। बोले पढ़ाई अच्छी कैसे करें, तो बोले यार क्या होगा, आप यहां पे देखो क्या है, प्लीज इग्नोर स्लीप। आ रहा समझे। और फिर कहा धीरे धीरे इतना कम सो, मेक स्लीप एलिमिनेट इवेंचुअली, मतलब धीरे धीरे स्लीप को हटाई दो। याद करने का तरीका है बस यार, डायरेक्ट याद रह जाए तो वैसे भी कर लेना। प्लीज इग्नोर स्लीप, मेक स्लीप एलिमिनेट इवेंचुअली। उसके बाद ऐसा करोगे तो लेट्स फील इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, मतलब फिर आउटपुट आपको लगेगा कि यार बहुत ही बढ़िया होते जा रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट कवर करते हैं कि यार ये जो है ना, पहला जो मैं आपको लिखवाया, इन शॉर्ट ये फीचर्स हैं यार। क्या है ये फीचर्स, मतलब वेनेवर वी से एडवर्टाइजमेंट है यार, एड हमेशा पेड फॉर्म होता है। मतलब जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है इसका मतलब वो पेड फॉर्म है। पैसा दोगे तो ये होगा, पैसा नहीं दोगे तो ये होगा ही नहीं। तो इट्स अ पेड फॉर्म। इट्स विच फॉर्म, पेड फॉर्म। उसके बाद यहां पे आइडेंटिफाई, आप समझो ना, इम्पर्सनल होता है। पहले आप देखो क्या होता है, इम्पर्सनल होता है। यार
वहां पे एड जब भी बन रहा है इम्पर्सनल है ना, पर्सनली बंदा जाके थोड़ी कर रहा है, पर्सनली जाके करता वो तो डायरेक्ट सेलिंग हो जाती, पर्सनल सेलिंग हो जाती। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आदमी खुद जाता है, डोर टू डोर नॉक करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज विच टाइप ऑफ सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। आ रहा समझ में? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की। इम्पर्सनल है, टीवी में ऐड आ रहा है, पर्सनली थोड़ी आपको आके कोई आदमी बता रहा है, नहीं, इम्पर्सनल ऐड है। क्लैरिटी है? अब देखो ना, यहां पे क्या होता है, आपका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। आप सोचो ना, किसी ने अगर ऐड चलाया, एट द एंड मैं आपका ऐड चलाया, मैंने कहा यार मैं सीए पढ़ाता हूं, फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, इंटर पढ़ाऊंगा, सब बता दिया, एंड में इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं बताया, तो क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। जब भी ऐड चलता है ना यार, उसमें एक आइडेंटिफाई करने वाला स्पॉन्सर होता है कि ऐड किसने दिया है। तो मेरे को बताओ ना, एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन मिल गई। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म विच इज इन इम्पर्सनल फॉर्म एंड यू कैन आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर। यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट बेटा? स्पॉन्सर। एक बार इसको फटाफट देख लो, इन तीनों को कवर कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, एक बार कवर कर लो पूरा का पूरा। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, पेड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, इम्पर्सनल है, यहाँ पे क्या है, स्पॉन्सर है, और जो भी आइडेंटिफाइड है। अब मेरिट्स की बात करें, कोई कहता है यार सर ऐड क्यों करना चाहिए, मैंने कहा यार सबसे पहले आप देखो मास रीच है यार। क्या है यहाँ पे? मास रीच। मास रीच समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मास रीच मतलब आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड डाला, 1,00,000-2,00,000 लोगों तक, मान लो जिस सिटी में आप हो वहां पहुंच गया, 1,00,000-2,00,000 लोगों तक एकदम से पहुंच गया, तो बहुत बड़ी रीच होती है। टीवी में आपने ऐड दे दिया, करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, तो यार एडवर्टाइजमेंट का क्या है, मास रीच है। एंड आप देखो ना, सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप समझो ना, आपने नाइकी का जूता लिया, अब नाइकी का जूता मान लो अगर विराट कोहली पहन के घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फेक्शन पड़ा, यार मैं वो जूता पहनता हूं जो कौन पहनता है, विराट कोहली। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है यार, एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्टाइजमेंट से ये होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। मैं कहा उसके बाद ये जो ऐड होता है ना, ये ऐड जो होता है ये इकोनॉमिकल होता है। क्या बोला मैं? इकोनॉमिकल होता है। सर इकोनॉमिकल कैसे होता है? इकोनॉमिकल कैसे होता है? मैंने कहा आप मुझे बताओ, अगर आप एक बंदे को कहो कि यार ट्रैवल करना है तुझे, क्या कहना है, क्या कहना है आपको? उसको कहना है कि यार तेरे को ट्रैवल करना है और एक एक घर जाना है, एक दिन में 10 घर जा पाएगा। अब सोचो अगर उसको 1,00,000 लोगों तक जाना है, कितना दिन लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो यार क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है। जबकि ऐड में एक ही बार में इतने सारे घर पहुंच रहे हो, तो पर घर पहुंचने की कॉस्ट क्या है यहाँ पे? कम है। पर घर पहुंचने की कॉस्ट क्या है यहाँ पे? कम है। एक चीज यहाँ पे गौर से देखना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये सारे के सारे आप गो थ्रू करोगे ना, जैसे पेड फॉर्म, इम्पर्सनल, स्पॉन्सर, इन शॉर्ट इन्हीं का ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइज अब चलते हैं हम हमारे लास्ट वाली पे। यार ये जो ऐड होते हैं ना, ये एक्सप्रेसिव होते हैं मेरे प्यारे लाडलो। क्या होते हैं? एक्सप्रेसिव। आप देखो ना, आपने वो एक ऐड देखा होगा जब 3G और ये फोन वोन नए आए थे ना, तब इंटरनेट की पावर कितनी होती है वो दिखाने के लिए इन्होंने ऐड शूट किया था कि एक कोई मदर थी, वो एयरपोर्ट पे जा रही थी पहली बार, उनको नहीं पता था कहाँ से कैसे कैसे जाना है, तो वो वीडियो कॉल करके पूछ रही थी। उस समय बहुत नया था जब ये 3G वगैरह आया था। तो यार अब क्या हुआ ना, आप देखो ना, एड्स इतने एक्सप्रेसिव बनते हैं, जो चीज़ आपको अगर कोई डोर टू डोर आके समझाएगा आपको समझ में नहीं आएगी, बट जब आप ऐड में देखते हो आपको यूज केसेस समझ में आते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? तो ऐड क्या होता है? एक्सप्रेसिव। वहीं अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ऐड में आप देखो लेस फोर्सफुल है, मतलब सामने वाले ने आपकी बात सुनी, बट अब अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा, कह रहा है नहीं नहीं यार मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना, बट अगर वही डोर टू डोर होती, पर्सन टू पर्सन होती, तो आप फोर्सफुल हो सकते, पूछते यार भैया क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। अरे मैं सेकंड वाला भी एक साथ ही बता सकता हूं, यहाँ पे लैक ऑफ फीडबैक। क्या बोला? लैक ऑफ फीडबैक। क्या बोला मैं यहाँ पे? इसको सी को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। क्या यहाँ पे? लैक ऑफ फीडबैक, कि यार यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलता। अरे मान लो टीवी पे कोई ऐड आया, विराट कोहली कह रहा है टाइगर खाओ टाइगर बन जाओ, अब आप कह रहे हो अरे यार टाइगर थोड़ी बनता है वो। अब विराट कोहली नॉक नॉक करके थोड़ी कहेगा भाई मैं तो एक तरीके से समझा रहा हूँ कि अच्छा है, इसमें सब कुछ है, तो डायरेक्टली शब्दों पे क्यों जा रहा है? ऐसा क्या फीडबैक थोड़ी ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं यार, कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती। ना कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, ना कस्टमर को फोर्स करके कोई चीज दिला सकते हो। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? यार ऐड जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। आप समझो ना, ऐड फ्लेक्सिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? ऐड फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं होते, आज मान लो आपने कई बार मसालों के ऐड देखे होंगे,
मोस्टली क्योंकि वेजिटेरियन लोग इंडिया में ज्यादा है, तो यहाँ पे जितने भी मसालों के ऐड आएंगे, वो पाव भाजी का आएगा, पनीर बटर मसाला का आएगा, छोले भटूरे का आ जाएगा, बट कभी नॉनवेज के ऐड नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दे वांट कि यस ये मसाले हैं, बट वो एक बहुत बड़े क्राउड को जो कि वेजिटेरियन है उनको निगेट नहीं करना चाहते, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐड इनफ्लेक्सिबल होते हैं इस वजह से। क्योंकि अब आपको नहीं पता पड़ेगा ना जिसके घर में आप जा रहे हो वो वेजिटेरियन ऐड वाला देखने वाला है या वेज वाला, तो ये ऐड को तो ऐसा नहीं कर सकता किसी की टीवी में वेज दिखे किसी की टीवी में नॉन वेज दिखे, इनफ्लेक्सिबल नहीं है। बट अगर वही पर्सनल सेलिंग पे बंदा जाए तो वो नॉक नॉक करके पूछेगा आप वेज हो या नॉन वेज, तो वेज नॉन वेज वाला होगा तो नॉन वेज वाले मसाले भी दिखा सकता है साथ में। तो वहां पे पर्सनल सेलिंग में एक ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जो ऐड में नहीं होती। अब मैंने कहा यार ये वाला जो पॉइंट है ये आप देख के थोड़ा सा ना ऐसे आपको लगेगा कि यार मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दैट इज लो इफेक्टिवनेस। सर यहाँ पे तो आप कह रहे हो ये इकोनॉमिकल होता है, यहाँ पे आप कह रहे हो लो इफेक्टिवनेस होता है। मेरे प्यारे बच्चों समझो ना, इकोनॉमिकल होना मतलब कम पैसों में बहुत घरों में पहुंच जाना, बट लो इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि जितने घरों में पहुंच रहा है हो सकता है वो आपके काम के ना हो। लेट्स से मैंने ऐड दिया सीए के लिए, अब पता पड़ा मैंने एक अखबार में ऐड दिया 1 लाख घरों में गया, बट क्या 1 लाख घरों में तो गया तो एक घर में पहुंचने की मेरी कॉस्ट तो कम है, तो इकोनॉमिकल तो है, बट क्या 1 लाख घरों में ऐसे बच्चे हैं जो सीए करने वाले हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो ये क्या है बेटा, लो इफेक्टिवनेस। मतलब जिनके यहाँ जा रहा है जरूरी नहीं है वो हमारे काम के हमारे टारगेटेड कस्टमर हो। तो मुझे बताओ ना क्या था कोड, प्लीज इग्नोर स्लीप, मेक स्लीप एलिमिनेट इवेंचुअली, लेट्स फील इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या एडवर्टाइजिंग, अगर कोई तुमसे पूछेगा प्रमोशन का एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट आप समझा दोगे, और साथ में मैं पर्सनल सेलिंग भी बताते हुए, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सन जाता है और वो खुद पर्सनली ये सारे के सारे काम करता है। फायदे क्या है, जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या है पर्सनल सेलिंग के फायदे, जो इसके मेरिट्स हैं वो क्या है उसके पर्सनल सेलिंग के डीमेरिट्स हो गए। एम आई मेकिंग सेंस? तो हमने एक बात करी बट हमने कवर 2 चीजें कर ली। एग्जाम में इनकेस पर्सनल सेलिंग का कुछ आ जाए तो आपके पास कंटेंट रहेगा, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। सो गाइज एडवर्टाइजमेंट के बाद ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था, एडवर्टाइजमेंट जो था हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है सेल्स प्रमोशन। क्या है? सेल्स प्रमोशन। अब इसमें सेल्स प्रमोशन में 2 चीजों की हम बात करेंगे। हम सेल्स प्रमोशन में 2 चीजों की बात करेंगे। यहां पे पहली हम बात करेंगे मीनिंग की। किसकी बात करेंगे? यार ये सेल्स प्रमोशन नाम ये है क्या और इससे हमें प्रमोशन में कैसे हेल्प मिलेगी? मतलब ये क्या होता है आप समझो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। मतलब शॉर्ट टर्म में आप एक इंसेंटिव दे रहे हो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, और इस इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि इमीडिएट बेसिस पे आपकी सेल्स बढ़ जाए। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, और ये क्यों दिया जाता है? ये इंसेंटिव इसलिए दिया जा सकता है ताकि इमीडिएट सेल्स को क्या हो सके, बूस्ट मिल सके, आपकी जो सेल्स हो वो बढ़ सके। मुझे बताओ क्या क्लियर है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है ताकि हमारी सेल्स को क्या कर सके, हम बढ़ा सके। सिंपल सा सेल्स प्रमोशन का मतलब ये। अब आपको क्या होता है ये आपको अभी 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा जब मैं टेक्निक्स की बात करूंगा। जब मैं टेक्निक्स की बात करूंगा आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सारी टेक्निक्स को कितने पार्ट में बांटी है? टोटल 4। सर ये बुक में 4 पार्ट में बटी हुई नहीं, टोटल एक साथ दे रखी है, बट याद करने के लिए आपके दिमाग से कुछ निकले ना तो मैंने ऐसे 4 पार्ट में इसको बांट रखी है, 4 पार्ट में बांट रखी है। ठीक है, तो 4 पार्ट जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो सबसे पहला वाला पार्ट सुनो मेरी बात। मैंने कहा सबसे पहला वाला पार्ट, मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी दुकान पे जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको प्राइस में कुछ करके देंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो पार्ट है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा है, तीनों के तीनों भी आपको समझ जाएंगे। पहला है रिबेट, दूसरा है डिस्काउंट। आप पहले इन दोनों को समझ लो, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने कहा मान लो कि अभी ना कोई ऐसा मतलब लेट्स से न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर में पीपल विल बाय, तो लोग चाहते हैं कि यार उनकी दुकान से ज्यादा आके खरीदें, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया। उनके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उनको प्रेफरेंस दी जाए तो वो क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। वहीं अगर मैं कहूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज पड़ी है और उस इन्वेंट्री को अब हमें क्या करना है, निकालना है, तो आप रिबेट दोगे। अरे यार दोनों में प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, बट यहां पे आप क्या कर रहे हो, अपनी क्वांटिटी जो आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री वो निकालने के लिए दे रहे हो। यहां पे कॉम्पिटिटर से आपको प्रेफर किया जाए इसलिए आप दे रहे हो। समझ में आया?
तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, अगर आप रिबेट दोगे या डिस्काउंट दोगे, आपको नहीं लगता शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, कस्टमर आके आपका माल खरीदेगा तो सेल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। उसके बाद मैंने कहा रिफंड नाम से भी एक चीज होती है। अब रिफंड क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर मान लो आपने कोई कंटेनर, मतलब मान लो कोई कंटेनर, कोई रैपर, जो भी उस प्रोडक्ट का होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये आपने कंटेनर रिटर्न किया तो हम आपको पार्ट ऑफ द प्राइस जो आपने पे करी है वो हम आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। दिमाग में गया आपके मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग में गया? एक बार फटाफट तीनों के तीनों एक बार चेक कर लो, तीनों के तीनों एक बार चेक कर लो कि क्या बात है यहाँ पे, कि दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा आपके, मुझे बताओ। रिबेट कन्विंस्ड हो कि ये रिबेट क्या है? क्या आपको कन्विंस्ड हो आपके डिस्काउंट क्या है? क्या आप कन्विंस्ड हो कि ये रिफंड क्या है? क्या आपके दिमाग में बिल्कुल चला गया? तो मैंने कहा फिर अब हम, अगर ये कन्विंस्ड हो तो अब हम सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमें क्या कहता है? सेकंड वाला पार्ट हमें कहता है सबसे पहले, मतलब फोर्थ नंबर डाल रहा हूं कंटिन्यूएशन में, सबसे पहला है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन? मैंने कहा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, वो क्या है? मैंने कहा लेट्स से 1 किलो अगर आपने ये आटा खरीदा, 1 किलो आपने आटा खरीदा, मान लो आपको आधा किलो राइस उन्होंने क्या दिया, फ्री दे दिया या बहुत कम प्राइस पे दे दिया। यह है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। अब अगला है इसी में, वो है क्वांटिटी, क्वांटिटी बेनिफिट। क्वांटिटी बेनिफिट मतलब आप नॉर्मली खरीद रहे थे, मान लो 100 ग्राम आप खरीद रहे थे, अब आपको 100 नहीं 20 ग्राम मिलेगा एक्स्ट्रा। तो मतलब उसी प्रोडक्ट का आपको उन्होंने क्या करा, 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब आपको क्वांटिटी बेनिफिट दे दिया। समझ में आ रहा है ना? अरे पहला वाला पार्ट ना प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस कम कर दी रिबेट के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे, रिफंड के नाम पे। दूसरे वाले में आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले में अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है, दूसरे वाले में अपनी क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, मतलब अपनी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। अब छठे पे आते हैं, सिक्स पे, ये कहता है यूजेबल बेनिफिट। क्या कहता है? यूजेबल बेनिफिट। मतलब आप शॉपिंग करके निकले, शॉपिंग करके जब आप निकले तो आपको उन्होंने 1000 रुपए का वाउचर दे दिया कि भैया अगली बार जब आप आओगे 1000 रुपए तक का सामान हम आपको फ्री देंगे नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए। तो दैट इज व्हाट अ वाउचर काइंड ऑफ अ थिंग, यूजेबल बेनिफिट। पहला वाला पैसे कम करने से रिलेटेड है, दूसरे वाले में कुछ ज्यादा मिल रहा है, दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। दिमाग में गया? मैंने कहा अब देखो अगले वाले जो 3 हैं, अगले वाले जो 3 हैं आपको फटाफट समझ में आएंगे, 7, 8 एंड 9। देखो सुनो, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ऐसा करते हैं, लकी ड्रॉ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लकी ड्रॉ। वो कहते हैं जितने भी लोग यहाँ पे खाना खाने आएंगे अपने बिल की एक कॉपी इसमें ड्रॉप करते जाओ, एक बहुत बड़ा बॉक्स रख देते हैं और कहते हैं कि जो भी आदमी का बिल निकलेगा बाद में उसको हम कपल को एक यूरोप ट्रिप देंगे। तो इन शॉर्ट वो क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ाने के लिए अगले 7 दिन में जो आके खाएगा उसको ये हम लकी ड्रॉ वाला ऑप्शन देंगे। तो शॉर्ट टर्म में इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि उनके यहाँ लोग, भाई लोगों को बाहर जाके खाना ही है तो उनके रेस्टोरेंट को प्रेफरेंस दे। तो ये लकी ड्रॉ हो गया। अब कई बार ऐसा होता है इंस्टेंट, क्या बोला, इंस्टेंट ड्रॉज भी होते हैं कई बार। ये तो लकी हो गया बाद में जो पढ़े उनमें से। इंस्टेंट ड्रॉ मतलब जैसे ही आपने खाना खाया उन्होंने आपको एक स्क्रैच कार्ड दे दिया, या कई बार आपने देखा होगा वो रेस्टोरेंट में गोल गोल घूमने वाला लगा हुआ होता है और उसमें मारना होता है, जिस प्रोडक्ट पे लग गया वो आपको दे देंगे। दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन टाइप। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिशन, मतलब कॉन्टेस्ट। कई बार आपसे कोई क्विज टाइप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे और आपने सही आंसर दिया तो फिर आपको सामान देते हैं। अगेन यार ऐसा कुछ भी चलता रहे, आदमी को खाने के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, कुछ जीतने का मौका मिल रहा है। देखो ना, पहला क्या था, पैसे कम, दूसरे में कुछ ज्यादा, तीसरे में आपको कुछ ना कुछ जीतने को, कुछ ना कुछ प्राइस मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट लास्ट 2 जो हमारे रह गए बेटा, 10 और 11, वो है आपका सैंपलिंग। कई बार आप सामने वाले को फ्री में कोई सैंपल देते हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट ट्राई करे और उसको अच्छा लगे तो वो आपसे खरीदे। और कई बार आपने आजकल तो सारी दुकानों पे आपने देखा होगा, फुल फाइनेंस एट 0%, फुल फाइनेंस एट 0%, मतलब आपको पूरा का पूरा फाइनेंस करके दे देंगे और आपसे 0%, मतलब आपसे कोई ब्याज ही नहीं लेंगे। क्या मुझे बताओ, आपके दिमाग में क्लैरिटी है क्या? क्या आपको ये 11 के 11 पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गए हैं क्या? अगर हो गए हैं गाइस तो मुझे बताओ ना,
आपको पूरे 11 पॉइंट याद है। अगेन 3 पॉइंट किससे रिलेटेड, प्राइस, प्राइस कैसे कम होगी, या तो रिबेट से, या डिस्काउंट से, या रिफंड से। उसके बाद 3 क्या थे, 3 किससे रिलेटेड थे मेरे प्यारे बच्चों, 3 किससे रिलेटेड थे, कुछ ज्यादा, प्रोडक्ट बेनिफिट, मतलब आपने प्रोडक्ट कोई दूसरा, अपने प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट दे दिया। क्वांटिटी बेनिफिट, अपने प्रोडक्ट जो कम क्वांटिटी का आता था आपने थोड़ा फ्री करके एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी। उसके बाद में आपने कोई यूजेबल बेनिफिट दे दिया, कोई वाउचर के तौर पे। उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला, इंस्टेंट ड्रॉ निकाला, कोई कॉन्टेस्ट करा दिया, सैम्पलिंग दे दी, फुल फाइनेंस। यार आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। मुझे बताओ ना, एडवर्टाइजिंग ही पूरा पूरा क्लियर है, एडवर्टाइजिंग के फीचर पढ़े, मेरिट पढ़े, डिमेरिट पढ़े। यहाँ पे हमने सेल्स प्रमोशन का मीनिंग पढ़ा और सेल प्रमोशन की हम लोगों ने टेक्निक पढ़ी। लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक रिलेशन। सो गाइस पब्लिक रिलेशन स्टार्ट करेंगे अपन। और हमने जब पहले लिखा था, या लिखने में हमने पब्लिसिटी लिख दिया, तो पब्लिक रिलेशन की हम यहां पे बात करेंगे। पब्लिक रिलेशन की जब मैं मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूं, तो पब्लिक रिलेशन में क्या आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग देखते हैं यार। पब्लिक रिलेशन का पहले मतलब देखते हैं और फिर देखते हैं कि यार इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो मीनिंग में आप देखो क्या होता है। मैं जब मीनिंग की बात करता हूं, तो मैंने कहा जब कंपनी कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करती है, क्या बोला मैं, मतलब कंपनी कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रही है, कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रही है। किस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन कर रही है जिससे कंपनी की इमेज या तो प्रमोट करी जाए या कंपनी की इमेज प्रोटेक्ट करी जाए। तो मैं कहता हूं क्या हो रहा है यहां पे, अगर मैं कहूं कंपनी की इमेज क्या है, या तो प्रोटेक्ट करी जाए या फिर कंपनी की इमेज क्या करी जाए, प्रमोट करी जाए। मतलब आप देखो ना, कंपनी कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रही है कि जो लोग हैं उनकी आंखों में ना हमारी जो इमेज है कंपनी की वो बनती जाए। तो प्रोटेक्ट और प्रमोट द इमेज ऑफ द कंपनी। एंड इट मे नॉट ऑलवेज अबाउट द कंपनी, समटाइम्स इट मे बी विद रिस्पेक्ट टू सम प्रोडक्ट ऑल्सो। यार कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो मैंने कहा किसके आंखों में, आईज ऑफ द पब्लिक। क्या बोला, आईज ऑफ द पब्लिक। तो व्हेनेवर कंपनी इज डिजाइनिंग समथिंग, कोई भी ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है ताकि कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट या प्रमोट करें, और साथ में प्रोडक्ट की इमेज, कंपनी के साथ साथ हो सकता है कई बार कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर इमेज डैमेज हो रही हो, उसको भी क्या करें, लोगों की आंखों में वो इमेज बना के रखें। ठीक है, अब इसमें तरीके होते हैं यार अलग अलग। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले इसमें आता है पब्लिसिटी। सबसे पहले इसमें क्या आता है, पब्लिसिटी। 5 पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसमें क्या आता है, पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी इट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट ओनली, इट इज लाइक एडवर्टाइजमेंट, बट ये एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म होता है, इट इज नॉन पेड। बट दिस इज व्हाट बेटा, नॉन पेड, मतलब ये नॉन पेड नहीं होता। और ये एज अ न्यूज आता है यार, एज अ क्या आता है, न्यूज आता है आपका। तो लोगों को लगता है, जैसे मान लो आपने ऐसा किया कि लेट्स से न्यूज आई, अभी पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही है, लेट्स से न्यूज आई कि यार आपने पानी वाला इंजन बना दिया, अब आपका इंजन ऐसा है जो पानी से भी चला देगा गाड़ी को। तो यार वो एक न्यूज है, तो वो एज अ आपको क्या मिल रहा है, पब्लिसिटी मिल रही है। नॉन पेड होता है ये, क्या होता है, नॉन पेड। वहीं पे अगर अपन सेकंड वाले पार्ट की बात करें, ये होता है प्रेस रिलीज। क्या बोला मैं, प्रेस रिलीज। अब प्रेस रिलीज को आपको समझना पड़ेगा। प्रेस रिलीज क्या होता है, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेस रिलीज, इट मींस, यार आप देखो ना, प्रेस, मान लो आपके बारे में कोई न्यूज छाप रहा है, वो अपने आप कुछ भी छाप सकता है। तो आप अगर उसको, आपका पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर है या पीआरओ जो है, या पब्लिक रिलेशनशिप आपकी टीम है, वो उनको ट्रू फैक्ट्स, आरएसएन में करेक्ट डेटा सप्लाई कर रही है, आरएसएन में, सो दैट आपकी जो न्यूज हो वो ढंग से छपे, आपके सही चीज जाए, रादर देन कोई ऐसे ही अदर सोर्सेस से न्यूज आ जाए। तो एक प्रॉपर सोर्स से न्यूज आएगी आपके पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर से, तो बढ़िया आपका सोर्स आएगा। वहीं अगर मान लो डायरेक्ट कहीं और से आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है आपकी कंपनी का डिस्टॉर्टेड डेटा चले जाए। इसलिए बेटर है कि आपको प्रेस रिलीज भी करनी चाहिए, ताकि प्रेस जब आपकी न्यूज कोई कवर करे तो वो ट्रू फैक्ट और करेक्ट डेटा करे, रादर देन कोई भी अदर सोर्स से डिस्टॉर्टेड डेटा आपका पब्लिश कर दे। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? यहाँ पे डेट लिख दिया अपन ने, डेटा लिख देते हैं। चलो कितना हो गया बेटा अपने पास, 2 हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड है बेटा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब, सबसे पहले तो आप ये देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो,
जो आपके लोग इनसाइडर हैं मोस्टली उनसे होता है, कोई पब्लिक भी हो सकती है और आपके एम्प्लॉयज तो होते ही होते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, कई बार ना आप लेट्स से कैसे करते हो उनके साथ कम्युनिकेट, आपने कोई अपना न्यूज़लेटर बना दिया। आप देखो ना स्कूल में आपने नोट किया रहेगा, आपके स्कूल भी न्यूज़लेटर चलाती रहेगी, या आपने कोई और मैगजीन टाइप ऐसा कर दिया जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल दे दी, या कोई भी और मोड मेरे प्यारे लाडलो आपने यूज किया, बट आप अपने अंदर के कंपनी के जितने लोग हैं उनको आप बता रहे हो आपकी कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली यू आर बिल्डिंग, देखो यार, पब्लिक रिलेशन, यू आर मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द पब्लिक। सो व्हेन दे हैव द इंफॉर्मेशन, व्हेन दे हैव द डेटा, वो यार किसी अदर सोर्स से उठाएंगे तो डिस्टॉर्टेड आएगा। तुम ही न्यूज लेटर और मैगजीन बना के सही सही डेटा देते रहो ना यार। मैंने कहा उसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा नंबर फोर इज लॉबिंग। नंबर 4 इज व्हाट? लॉबिंग। अब ये लॉबिंग क्या है? लॉबिंग मतलब आप देखो, आज गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होती है बहुत सारी। गवर्नमेंट में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? मिनिस्ट्रीज होती है। भाई गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होती है, तो मैंने कहा ये जब भी ये मिनिस्ट्री कोई काम करती है, आप सोचो ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बिजनेस को इंपैक्ट करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो बिजनेस होती है ना, ये अपनी कुछ लॉबी टाइप बना लेते हैं। बिजनेस क्या करते हैं, अपनी लॉबी टाइप बना लेते हैं, फेडरेशन टाइप या कुछ ऐसी एसोसिएशन टाइप। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जब भी कोई डिसीजन लेती है, इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करती है। तो आप सोचो ना, जब भी गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी लेके आएगी और अगर आपका इनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री जो भी फ्रेम करेगी दैट विल सूट योर इंडस्ट्री यार। कल को गवर्नमेंट कोई अपने मन से कोई सोच के लिया है, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव उनको बताने लायक ही नहीं था वहां पे कि आपकी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, तो यार इनको कैसे पता पड़ेगा? मोस्टली वैसे मिनिस्ट्री खुद भी कम्युनिकेशन मेंटेन करती है, बट इफ यू आर पार्ट ऑफ सम लॉबी यू कैन पुट अप योर पॉइंट्स। यस के नो यार? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द काउंसलिंग। क्या बोला मैं? काउंसलिंग। अब काउंसलिंग मतलब क्या यार? मोस्टली आपके टॉप मैनेजमेंट है, बहुत सारी जगह जाते हैं, टीवी पे इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं। वैसे अगर टीवी पे इंटरव्यू देना मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया मेरे प्यारे लाडलो। बट अगर मैं आपको कहूं ये काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो काउंसलिंग में टॉप मैनेजमेंट को गाइड किया जा रहा है कि आपके सामने अगर कोई इश्यू आएगा ना, तो ये काउंसलिंग मिल रही है टॉप मैनेजमेंट को कि इश्यूज वगैरह आएगा ना तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। उसके साथ में आपको बहुत बार इनको गाइड किया जाता है कि जैसे मान लो कोई चिल्ड्रंस डे टाइप आ गया या कोई और अदर इंपॉर्टेंट डे आ गया, तो ये लोग बताते हैं कि आपको वहां पे टाइम भी देना पड़ेगा और हो सकता है कंपनी को कॉस्ट भी लगानी पड़े। ये काउंसलिंग के थ्रू होता है। इसके थ्रू भी तो पब्लिक का एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। तो मुझे बताओ ना, अगर मैं आपसे पब्लिक रिलेशन अब पूछूं तो आपके दिमाग में सेट रहेगा क्या? सेट रहेगा। क्या बोला मैंने? पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हमने कहा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन करना ताकि कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्ट को भी प्रमोट या प्रोटेक्ट किया जा सके इन द आईज ऑफ द पब्लिक। हमने कहा पब्लिक रिलेशनशिप 5 अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप क्या कर सकते हो? पब्लिसिटी के थ्रू भी कर सकते हो, नॉन पेड होता है ये, और आपको न्यूज में कवरेज भी मिलती है। उसके बाद में प्रेस रिलीज, आप खुद प्रेस को डेटा रिलीज करो यार, ट्रू डेटा, करेक्ट डेटा, वो कहीं इधर उधर सोर्सेज से कोई डिस्टॉर्टेड डेटा ना ले ले। कई बार आप लोग न्यूज़पेपर, न्यूज लेटर, मैगजीन्स, इन सबसे अपना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, लॉबिंग भी कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, और काउंसलिंग से टॉप मैनेजमेंट को गाइड भी कर सकते हो कि उनका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, कहाँ कहाँ उनको टाइम देना चाहिए, कहाँ कहाँ उनको कॉस्ट लगानी चाहिए। सो मेरे प्यारे लाडलों, मार्केटिंग का एक एक पार्ट डेफिनेशन से लेके लास्ट पॉइंट तक यार मैंने तुम्हें कवर करा दिया। फिर भी अगर तुम्हें कोई हेल्प लगती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम भी है, वहां पे भी हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे टेक्स्ट करो, आई विल हेल्प यू आउट, जो भी प्रॉब्लम रहेगी। बट आई एम 100% श्योर आपका मार्केटिंग 0 से लेके 100% तक इस लेक्चर में कवर हो गया रह गया। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।